सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही हुई सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। आई थिंक स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? ओके, एक सेकेंड रुको। चले, तो गुड मॉर्निंग सभी को। ओके, तो आज हम लोगों का नहीं, उसमें नहीं होगा रंजीत, ठीक है, अलग से ऐड करना होगा आपको। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 27 विच इज़ दी लास्ट लेक्चर। ओके, दी लास्ट लेक्चर ऑफ द जोग्राफी, ह्यूमन जोग्राफी। ठीक है, कल से विल बी स्टार्टिंग पॉलिटी और आज हमारी जोग्राफी का आखिरी लेक्चर है जिसमें कि हम ह्यूमन जोग्राफी के बारे में जानेंगे कि क्यों, कहाँ किसी जगह की पॉपुलेशन बढ़ती है, घटती है, और किसकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही, घट रही है, क्या कारण से होते, क्या कारण होते हैं माइग्रेशन के, पलायन के। वो सारी चीज़ें जो है आज के इस अध्याय में, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले लैपटॉप चार्जिंग पर लगाते हैं। चलिए, सो लेट क्यों आते हैं? लेट देखो यार, नहीं आते हैं, अब ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि बस 2-4 मिनट चल जाता है ऊपर नीचे। अब क्या बताएं तुम्हें, क्या दिक्कतें होती हैं। एक बार इस कुर्सी पे बैठोगे तो पता चलेगा कितने अंगारों से खेलता हूँ मैं रोज। समझे? बैठना चाहोगे, बनना चाहोगे एक दिन का टीचर, क्यों, और लेना चाहोगे दिन में 4-4 क्लासें, रहिए, क्यों, और उसके साथ साथ सारी चीज़ें मैनेज भी। लेट नहीं आते हैं भाई, हम आते ही नहीं, लेकिन तुम लोग जल्दी आ जाते हो। जो तुमको पता है कि सामने वाला 9:40 पे आता है तो काहे आगे 9:30 पे बैठे, क्यों? मतलब आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी हम जल्दी भी आ जाते हैं। ठीक है सर, आलू खाओगे बेटा? वो आलू अपनी पॉकेट में डाल लो, ठीक है, क्योंकि अभी हम आलू के पराठे ही खा के आ रहे हैं। ठीक है, हाँ। चलो, तो अभी आते हैं लेक्चर नंबर 27 पे को स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन जोग्राफी। ओके, तो सबसे पहले तो हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे, उसका पैटर्न समझेंगे। अच्छा, कल आपको देखा मैंने। अच्छा 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 अच्छा, कहाँ देख लिया भाई? आलू, हाँ। चलिए भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। जोग्राफी कब तब ख़त्म होगी? बस अगले 1-1.5 घंटे में। हाँ हाँ, लास्ट ही लेक्चर। ये बात हुई ना, बात सर, लेट नहीं आते, टाइम ही जल्दी आ जाता है। ओके, चलो। वॉइस लाउड करें, अच्छा। ओके, सो पैटर्न भाई इधर पे फोकस कर लो, ठीक है, उनके कमेंट्स ही नहीं देखता रहूँगा। ओके, ठीक। सो सबसे पहले हम देखते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विच इन विच 6 आर लोकेटेड इन एशिया। समझ रहे हैं आप? पूरे विश्व की जो 60% जनसंख्या है वो इन जो शुरू के जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं पॉपुलेशन में अगर बात करें वहाँ पे रहती है, जिसमें कि 6 तो एशिया में ही है जो कि यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई हैं। India, which constitutes to 17.7% of the
टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अब जो सेंसस आएगा लेटेस्ट उसमें तो ये नंबर बढ़ के ही मिलने वाला है। देन चाइना सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, पहले नंबर 1 पे था, लेकिन जो चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आया उसकी वजह से उसका जो हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम हो चुका है, एक और कम होगा। तो इसकी वजह से उसका पॉपुलेशन धीरे धीरे अब जो है नीचे की ओर जा रहा है, फिर हम बोल सकते हैं कम हो रहा है। वहीं इंडोनेशिया की बात करेंगे तो इसका टोटल पॉपुलेशन का 3.47% है, पाकिस्तान 2.9%, बांग्लादेश है आपका 2.10%, 2.10%, और रशिया है 1.8%। ठीक है, तो ये हैं 6 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज। वैसे अगर हम देखें तो थर्ड नंबर पे यूएसए आता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे वैसे यूएसए आता है। वो तो यहाँ पर एशिया की बात हो रही थी इसलिए लिखा हुआ था। थर्ड नंबर पे यूएसए आएगा ओवरऑल अगर बात करेंगे। फोर्थ नंबर पे देन आता है इंडोनेशिया, और देख रहे हैं 3.47%। मतलब इंडिया और चाइना के आसपास भी कोई भटक नहीं रहा है, ये हालत है। ठीक है, इंडिया और चाइना के आसपास भी कोई भटक नहीं रहा है। अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, वैसे तो सेंसस हम अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं सेंसस के बारे में डिटेल में, हम यहाँ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया की पॉपुलेशन वैसे अगर हम देखें लगभग हो चुकी होगी 1.5 बिलियन, आप मान लो। ठीक है, 1.4 से तो ऊपर ही मान लो। ठीक है, लगभग 1.5 बिलियन। ये 2011 के सेंसस के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, अभी अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट स्टैंडर्ड आप बोल सकते हो। ठीक है, अगर 2011 की बात करूँगा तो लगभग 1.2 यानी कि वही 1210 मिलियन मैं बोल सकता हूँ, यानी 1.2 बिलियन, और अभी रफली हो चुकी 1.5 बिलियन। ठीक है, तो खैर ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देन पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो क्या होता है, व्हाट इज़ जनसंख्या घनत्व। तो टोटल कितनी पॉपुलेशन है और कितने एरिया में रह रही है वो पॉपुलेशन, यानी कि जैसे कि हम 2011 का जब सेंसस पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। अगर लोग बहुत ही पास पास रह रहे हैं, जैसे कि आप देखो दिल्ली में देख लो, है ना, कितने पास पास लोग रहते हैं, या फिर बिहार में देख लो, तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर तुम हिली एरियाज़ में चले जाओ, जैसे अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। अब उसके पीछे वही है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं। जैसे अब दिल्ली में अगर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो अर्बनाइजेशन उसका एक बहुत बड़ा कारण है। अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, कैपिटल सिटी एक बहुत बड़ा कारण है। वहीं अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में तो उतना अर्बनाइजेशन नहीं है, वहाँ पे तो लैक ऑफ जॉब्स हैं। तो फिर वहाँ क्यों है? बिकॉज वो गंगा किनारे बसा हुआ है, और वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग वहाँ पर जन्म ले रहे हैं, और गंगा किनारे बसा हुआ है तो फर्टाइल लैंड भी है, तो इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा आपको पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी। ओके, ठीक है। वहीं अगर बात करेंगे फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है, तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो टोटल पॉपुलेशन कितने कृषि योग्य भूमि में रह रही है, यानी कितने एरेबल लैंड में रह रही है, वो पार्ट ऑफ लैंड, वो पार्सल ऑफ लैंड जिसमें कि खेती करी जा सकती है। तो टोटल पॉपुलेशन कितने एरेबल पार्ट ऑफ लैंड में रह रही है, दैट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी और फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में थोड़ा अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर सिर्फ एरिया ऑफ लैंड है, सिर्फ लैंड है, और यहाँ पर एरेबल लैंड है। ये एक मेजर यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, व्हाट आर द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो सबसे पहला तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, यानी कि जल की उपलब्धता है। अगर आप देखें तो क्यों यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन दबा के एकदम बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि ये प्लेन लैंड है और वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ड्यू टू गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होने की वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा है। लैंड फॉर्म भी, स्थल का रूप किस तरीके का है, रिलीफ फीचर किस तरीके का है, वो भी मैटर करता है। क्योंकि अगर आप देखो तो यहीं पर उत्तराखंड भी है, लेकिन उत्तराखंड में उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है बिकॉज वो हिली एरिया है। वहीं के आगे आप सिक्किम वगैरह बढ़ जाओ, जैसे वेस्ट बंगाल के ऊपर सिक्किम एंड ये सब, तो यहाँ पर पॉपुलेशन है हिली एरियाज़ में नहीं। क्यों? क्योंकि वो हिली एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे
एग्रीकल्चर करना काफ़ी मुश्किल है, घर बसाना काफ़ी मुश्किल है, नेचुरल कैलमिटीज़ ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट भी एक फैक्टर हो जाता है। क्योंकि आप देख लो लद्दाख वगैरह में ज़्यादा लोग क्यों नहीं रहते, क्योंकि हार्श क्लाइमेट से वहाँ पर, हार्श क्लाइमेट की वजह से, या फिर जो राजस्थान का वो थार डेजर्ट वाला एरिया बोल सकते हैं, क्यों ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते, क्योंकि हार्श क्लाइमेट है, जलवायु प्रतिकूल नहीं रहने के लिए, सॉरी अनुकूल नहीं रहने के लिए, ठीक है। सॉयल भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अब देख लो ये वाला जो बेल्ट है पूरा, यहाँ पर फर्टाइल एलुवियल सॉयल देखने को मिलती है, यानी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर बहुत लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल चंबल वाला एरिया ले लो, चंबल घाटी वाला एरिया, तो वहाँ पर हमें पता है वो बैड लैंड टोपोग्राफी है ड्यू टू दी रेवाइंस क्रिएटेड बाय दी गली इरोजन ऑफ दी चंबल रिवर। चंबल रिवर क्या करती है, गली इरोजन करती है, गली इरोजन के से रेवाइन जिनको हम बीहड़ बोलते हैं वो क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर नहीं होता, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी उस पर्टिकुलर एरिया में देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर भी आपको जो सेटलमेंट है, अभी हम देखेंगे गांव में लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, अलग अलग तरीके के सेटलमेंट होते हैं, जैसे कि क्लटर्ड या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होता है, डिस्पर्स सेटलमेंट होता है, सेमी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, तो हेमलेट होता है, लीनियर होता है। तो हम देखेंगे कि जो पूरा ये एरिया है, चाहे बुंदेलखंड वाला एरिया ले लो, क्योंकि वहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ वाटर है। अब जो लोग यहाँ से होंगे आपको पता होगा बांदा और ये सब जो इलाके हमीरपुर के आगे वाला आई थिंक जो एरिया आ जाता है, बांदा चित्रकूट ये सब, तो यहाँ पर बुंदेलखंड वाले रीजन में, और आगे अगर कलिंजर फोर्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर उतनी ज़्यादा नहीं है बुंदेलखंड वाले रीजन में, तो वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से वहाँ पर भी आपको सेमी डिस्पर्स टाइप ही देखने को मिलेगा, सेमी डिस्पर्स्ड वहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं है। और इवन अगर क्लाइमेट की भी बात करें तो ठीक है, बहुत ज़्यादा तो ऐसा डिफरेंस नहीं है जैसे अगर मैं कानपुर से ही कंपेयर कर लूँ, लेकिन हाँ वहाँ गर्मी भी चमक के पड़ती है काफ़ी जोर की, ठीक है। राइट, चलो तो मैं सर मैथिली ठाकुर पे कुछ बोलो। नहीं नहीं, देखो ये पर्सनल चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें शेयर नहीं करी जाती, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये तो मैं से पूछने लगते हो, सारी चीज़ें पर्सनल होती हैं, ये ऐसे मैं कैसे शेयर कर सकता हूँ पूरी भरी समाज भरी क्लास में, क्यों नहीं? ऐसी जानकारी साझा करनी चाहिए क्या, आप ही बताओ। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। उसमें ये जो अभी हमने देखा, दीज ऑल वर जोग्राफिकल फैक्टर, जिनका जोग्राफी से लेना देना था। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे होते हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन को ही आप ले लो। क्यों दिल्ली में पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, वो तो एक प्राइमरी रीज़न नहीं। या क्लाइमेट बहुत अच्छा है, वो भी एक रीज़न। वहाँ पर अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स बहुत ज़्यादा है। आप झारखंड और ये पूरा छोटा नागपुर प्लाटी वाला रीजन ले लो, यहाँ पर क्यों ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर मिनरल अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो लोग क्या है कि थोड़ा बहुत अपना वहाँ से एक तो उनको रोज़गार मिल जाता है, थोड़ा बहुत मिनरल्स वगैरह भी इकट्ठा कर लेते हैं अगर मिल जाते तो, लेकिन रोज़गार एक प्रमुख कारण है कि भाई मिनरल्स हैं वहाँ पर, तो इंडस्ट्रीज़ इस तरीके से कंपनीज आती हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए और उनको रोज़गार मिल जाता है। तो मिनरल एक रीज़न है कि क्यों छोटा नागपुर प्लाटी वाले रीजन में पॉपुलेशन ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगी। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, तो जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी लगी होंगी वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अर्बनाइजेशन तो इसलिए भी होता है कि ठीक है वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स है, प्लस हम बोल सकते हैं कि जब लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहते हैं कि भाई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो अच्छी शिक्षा देने के लिए भी लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात में, महाराष्ट्र में, क्यों यूपी बिहार से लोग जाना पड़ता है, खासकर बिहार से बहुत ही ज़्यादा जाते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो गुजरात हो गया, यूपी हो गया, सॉरी महाराष्ट्र हो गया, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है ठीक ठाक, इसलिए। ओके, चलो। एंड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, सोशल कल्चरल फैक्टर भी होते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल आपकी कम्युनिटी के अगर लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे रादर दैन कि आपकी कम्युनिटी के लोग जहाँ पे नहीं रह रहे हैं। सिंपल सी बात यह है, ठीक है। अब अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूँ जाने के, लेट्स से मैं आपको बोलूँ कि एक तो दुबई में आपको एक दे दूँ ऑप्शन, ठीक है, और एक मैं आपको दे दूँ फिलीपींस का मनीला ऑप्शन दे दूँ, ठीक है, तो ठीक है सब्जेक्टिव नेचर का है, बट फिर भी मेजॉरिटी जो प्रेफर करेगी वो प्रेफर करेगी कि भाई दुबई जाऊँ, जबकि वहाँ पर हार्श क्लाइमेट है, समर्स में एकदम ही हार्श क्लाइमेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है इंडियंस की, या फिर हिंदी स्पीकिंग अगर हम देखें तो लगभग वहाँ पे आप ये मान के चलो 38% इंडियन कम्युनिटी है, और पाकिस्तानी और बांग्लादेशों को मिला दें तो बांग्लादेशी वालों को तो 50% से ऊपर निकल जाएगा ये नंबर। तो मतलब हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी है। कल्चरली अगर हम देखें तो सोशल कल्चरल भी फैक्टर होता है कि पॉपुलेशन क्यों कहीं की ज़्यादा होती है कम होती है। अब देखो ना क्यों दुबई में ज़्यादा लोग वहाँ पर हैं, खासकर इंडियंस, क्योंकि वहाँ पर
सोशल कल्चरल फैक्टर एक काफ़ी बढ़िया कारण है कि क्यों वहाँ पर लोग ज़्यादा माइग्रेट करते हैं और क्यों वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ये तो हमने समझ लिया कि पॉपुलेशन कहीं की किन फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, जिसमें हमने जोग्राफिकल फैक्टर्स देखे, जिसमें हमने इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे, और हमारा तीसरा कारण था सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, यानी कि सोशल और कल्चरल फैक्टर। नॉट टॉकिंग अबाउट कि कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि कहीं की पॉपुलेशन चेंज होती क्यों है, जनसंख्या का परिवर्तन होता क्यों है। तो जनसंख्या का परिवर्तन तो प्रमुख कारण होता है जन्म और मरण, यानी कि कितने लोग की जन्म हो रही है, कितने लोग की मृत्यु हो रही है, सिंपल। ठीक है, अगर ज़्यादा लोग की बर्थ होगी, कम लोगों की डेथ होगी, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर कम लोगों की बर्थ होगी, ज़्यादा लोग की डेथ होगी, पॉपुलेशन घटेगी। दोनों सेम रहेगा, स्टेबल रहेगी, यानी कि अगर दोनों हाई रहेगा, दोनों लो रहेगा, तो स्टेबल रहेगी पॉपुलेशन, राइट। खैर, तो ये होता है इस तरीके से हमारा बर्थ और डेथ। लेकिन बर्थ और डेथ पे तो सिर्फ रिलाई करती नहीं है कहीं की पॉपुलेशन। अगर जैसे दुबई बोला, तो चलो मैं दुबई का एग्जांपल अगर आपसे ले लूँ, तो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि वहाँ पे जो ओरिजिनल वहाँ के जो दुबईयंस हैं, मतलब दुबई मतलब इज़ अ सिटी इन यूएई, आपको पता, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, याद है आपको, जूता आज से सदियों साल पहले पढ़ा था, यहाँ यमन, ओमान, यहाँ पर आपका यूएई था इधर पे, है ना। तो वहाँ की वही है कि वहाँ पर जो ओरिजिनल वहाँ की जो रेजिडेंट, मतलब जो वहाँ की सिटीजन्स हैं यूएई के, वो लेस देन 10% हैं। वहाँ पर ज़्यादातर लोग तो माइग्रेट करके ही आए हैं, समझ रहे हो आप। वहाँ की पॉपुलेशन जो है यूएई के जो मतलब सिटीजन्स, नॉट रेजिडेंट, सिटीजन्स जो हैं यूएई में 10% से भी कम है। तो ज़्यादातर वहाँ पर कौन है, जो माइग्रेंट्स हैं, जो बाहर से आए हुए हैं। तो माइग्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पॉपुलेशन चेंज में। अब माइग्रेशन भी दो तरीके से हो सकता है। माइग्रेशन दो तरीके से कैसे हो सकता है, या तो लोग आ सकते हैं, लोग या तो जा सकते हैं। अब अगर माइग्रेंट हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस, लेट्स सपोज दिस इज इंडिया, और अगर हम अपने एग्जाम्पल को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ाएं इसको, एंड लेट्स सपोज दिस इज दुबई, ठीक है, या यूएई आप बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज इंडिया एंड दिस इज, इसको यूएई लिख लेते हैं, ठीक है। दिस इज इंडिया एंड दिस इज यूएई, ओके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इंडिया से आप एमिरेट्स में गए, तो आप इंडिया के लिए क्या हो गए, इमिग्रेंट हो गए। यूएई के लिए इमिग्रेंट हो गए, ठीक है। इमिग्रेंट का मतलब होता है जो किसी प्लेस पे जाता है, मतलब आ रहे हो आप, आ रहे हो, आओ आओ, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है जो कोई जाता है, हु मूव्स आउट ऑफ अ प्लेस, राइट। तो इस केस में ये आपका इनके लिए आप इमिग्रेंट्स हुए, ये जो सब उधर की तरफ जा रहे हैं, और ये हुए इनके लिए हुए आप इमिग्रेंट, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट क्या होता है, अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर। तो सिंपल, कितने लोग का जन्म हो रहा है पॉपुलेशन में इन 2000, दैट इज कॉल्ड एज क्रूड बर्थ रेट, और कितने लोगों की डेथ हो रही है और कितनी जनसंख्या पे इन 2000, दिस इज कॉल्ड एज द क्रूड डेथ रेट, ठीक है। इंडिया क्रूड बर्थ रेट अगर हम देखें, हैज डिक्लाइन फ्रॉम 19.1 इन 2022 टू 18.4 इन 2023, अकॉर्डिंग टू जो सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, ऑलराइट। यहाँ तक किसी कोई डाउट होगा तो पूछेगा। तो क्रूड बर्थ रेट आपको समझ में आया क्या है क्रूड बर्थ रेट, कि भाई कितने लोगों का जन्म हो रहा है। अगर हम देखें 1000 लोगों में से, ऐसे याद कर लो, 1000 लोगों में से कितने लोगों का जन्म हो रहा है, दैट इज क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। और ये अगर आपसे 2011 का पूछ लेगा, 2011 का, तो 2011 में तो 21.8 था, यानी कि और ज़्यादा ही था। फिर 2023 में आप देख लो 19.1 है 2022 में, और 18.4 और हुआ कम 2023 में, यानी कि हमारा बर्थ रेट घट रहा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि घट रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जब मैं आपको बताऊंगा, जब पॉपुलेशन पिरामिड समझाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है धीरे 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 स्टेबलाइज हो जाएगा और वो डिक्रीज होना शुरू होगा एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। 2011 में दिस वाज 21.8, और 2011 में अगर इसकी बात करें, क्यों 2011 की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछला सेंसस 2011 में हुआ था, तो इट वाज 7.1 अगर क्रूड डेथ रेट की बात करें, ठीक है। फैट मैन में ये टॉपिक नहीं है, आपको मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, जो परमार एसएससी का टेलीग्राम है, पब्लिक चैनल है वहाँ पर, तो वहाँ से आप इसीलिए मैं शेयर कर दूंगा क्योंकि वो टॉपिक उसमें नहीं है, इसलिए, ठीक है। ओके, गुड फॉर अस, यस, गुड फॉर अस। Now, what are the factors for the migration? So there are two factors for migration, यानी कोई लोग क्यों कहीं से जाते हैं, क्यों कहीं पे आते हैं, right? So
पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर, दो फैक्टर्स होते हैं, दबाव कारक, खिंचाव कारक। दबाव होता है कि दबाव तुम्हारी होम कंट्री में, होम कंट्री, होम इट में भी, अभी मैं माइग्रेशन कंसिडर कर रहा हूँ इंटर इंटर कंट्री, राइट। इंटर कंट्री मीन्स कि आप एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में, एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हो, इसको बोलते हैं इंटर। इंट्रा हो गया कि आप विद इन दी कंट्री, बिहार से महाराष्ट्र माइग्रेट कर रहे हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये भी माइग्रेशन है। और माइग्रेशन ये भी है कि आप इंडिया से यूएई जा रहे हो या फिर कहीं और जा रहे हो, यूएसए जा रहे हो, यूके जा रहे हो, ठीक है। अब जैसे विराट कोहली का एग्जाम्पल हम कंसिडर करें, ठीक है, तो विराट कोहली मूव फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, कारण क्या हो सकता है? तो कारण ये हो सकता है कि उसकी होम कंट्री में यानी इंडिया में कुछ तो पुश फैक्टर्स रहे होंगे, और जहाँ पे वो गया उसके कुछ तो वहाँ पर पुल फैक्टर्स रहे होंगे। यानी कि अगर कोई अपना होम छोड़ता है, घर छोड़ता है, मैं होम कंट्री नहीं बोल रहा हूँ, होम बोल रहा हूँ, ये हो सकता है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, कई लोग एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, उसको भी तो माइग्रेशन बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाता है, तो अगर कोई अपना घर छोड़ता है और कहीं और जाता है, तो यहाँ घर छोड़ रहा है मतलब यहाँ कुछ दबाव है, पुश है, किसी चीज़ ने उसको पुश किया, या फिर जहाँ गया उसने उसको पुल किया कि आ जाओ जाओ, उसने उसको लेवर किया, उसने लुभाया, वहाँ पर कुछ ऐसी लुभावनी चीज़ें थी, या फिर दोनों चीज़ें हुई। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे विराट कोहली का एग्जाम्पल कंसिडर कर लें, तो विराट कोहली के केस में क्या हुआ होगा कि यहाँ पर बेचारे को काफ़ी प्रॉब्लम है कि वो कभी निकल रहा है, सर 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 सर, ऑटोग्राफ, वो ये सब फालतू की नाटक। दूसरा, दबा के टैक्स लग रहा है उसकी इनकम पे, ठीक है, और बेटर लिविंग कंडीशंस भी नहीं है, एयर इतनी पॉपुलेटेड है, तो और इंग्लैंड में क्या है, तो इंग्लैंड में वही सारी चीज़ें कि भाई वो आराम से स्ट्रीट में घूम रहा है, आराम से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स रेट भी ठीक है, अगर दे रहा है टैक्स तो उतने आवाज़ में उसको उतनी लिविंग कंडीशंस भी अच्छी मिल रही हैं, बेटर एयर मिल रही है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये रहे होंगे पुश फैक्टर, ये रहेंगे पुल फैक्टर्स, ठीक है। लेट सपोज आप अपने घर से मुखर्जी नगर मूव किए पढ़ने के लिए, ठीक है, तो पुश फैक्टर क्या रहा था यहाँ पर आपके घर में? ऐसा पुश फैक्टर तो सर नहीं था, मजा तो आ रहा था घर में, तो मतलब है कि पुल फैक्टर रहा होगा आपके केस में। पुल फैक्टर वॉज कि भाई वहाँ पर बेटर जॉब लगने की अपॉर्चुनिटी है, नॉट जॉब होती है, बेटर जॉब लगने की अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पर बेटर जॉब लगने की अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वहाँ जाएंगे, अच्छी कोचिंग है, अच्छी कोचिंग वॉज द पुल फैक्टर, तो अच्छी कोचिंग है तो जॉब लग जाएगी आसानी से, सिंपल है कि नहीं है, आप बताओ। तो ये क्या है पुल फैक्टर, इस केस में, दूसरे वाले केस में पुश फैक्टर तो नहीं था लेकिन पुल फैक्टर तो था, तो ही मैंने आपको बताया, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या दोनों हो सकता है। जैसे कि अगर मान लें कि जैसे लेट सपोज कि एक नॉर्मल बंदा है और ठीक है, उसको ऐसा विराट कोहली टाइप फेमस नहीं है कि वो कहीं जा रहा है तो सर 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 इस तरह का हो रहा है, तो मतलब इसके साथ कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो इसलिए इंग्लैंड मूव किया है क्योंकि वो आराम से रह सके, चैन से जी सके, नहीं, ठीक है। और टैक्स भी जितना यहाँ पड़ता है उतना वहाँ भी पड़ता है इंग्लैंड में, तो फिर हो सकता है कि वो सिर्फ यहाँ पे इस चीज़ ने इसको पुश किया हो कि यहाँ की दिल्ली में रहता था, दिल्ली की पॉपुलेशन एकदम बहुत ही गंदी है, तो क्या हुआ, ये सिर्फ एक पुश फैक्टर था, और वहाँ पे पुल फैक्टर बेटर लिविंग कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एक फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, या सिर्फ पुश हो सकता है फिर पुल हो सकता है। तो पुश में आएगा जैसे कि बेरोजगारी हो गई, खराब जीवन की परिस्थितियाँ हो गई, राजनीति का शांति हो गई, पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया। पॉलिटिकल टर्मोइल आप देखते हैं काफ़ी सारी कंट्रीज होती हैं, इंडिया में तो फॉर्चुनेटली नहीं है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, जैसे कि अभी रिसेंट में नेपाल हुआ, तो जो सिविल अनरेस्ट होते रहते हैं ये तो चलो फिर भी ठीक है, आप इसराइल चले जाओ, फिलिस्तीन चले जाओ, यहाँ पे तो यहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोइल बना ही रहता है ना, कुछ ना कुछ ये वो फलाना ढंग को सिविल अनरेस्ट हो रहा है, तो ये राजनीति का शांति भी रहती है। अनप्लेजेंट क्लाइमेट, अब बहुत देश हैं जो अनप्लेजेंट क्लाइमेट हैं, है ना, मतलब जैसे कि अगर हम बात कर लें अफ्रीका, ठीक है, तो अफ्रीका में अब देखो यहाँ पर जो सारा डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है उतनी, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट प्लेजेंट नहीं है ना वहाँ पे, इसलिए। नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फॉर एग्जांपल जापान वगैरह हम कंसिडर कर सकते हैं, जो भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। लेकिन आयरनिकली अगर हम देखें तो जैसे कि यूएई कंसिडर कर लें, सऊदी अरब कंसिडर कर लें, इनका क्लाइमेट प्लेजेंट थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी फिर भी ये पुश फैक्टर क्या छोड़ो, ये पुल करते हैं पॉपुलेशन को। जापान देख लो कितना नेचुरल डिजास्टर के लिए प्रोन है, अर्थक्वेक के लिए प्रोन है, बट फिर भी लोगों को पुल करता है, क्योंकि वही है ना कि जैसे जिसको, अब जैसे कि हमारी क्या है, हमें पता है हमारी फर्टाइल लैंड है, कोई लोड लेने बात है नहीं, आराम से। जैसे जब मतलब ऐसे एक राजस्थान के मतलब से आए थे, सब इंस्पेक्टर थे वो, मतलब जब पापा की ऐसे डेथ हुआ था तो उनका बॉडी लेके आए थे, वही एसआई थे सीएसएफ में। तो जब वो आया तो वो बोले कि यहाँ पे मतलब हम तो सरप्राइज हैं काफ़ी कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, नदी आपके किनारे गाँव, मतलब गाँव में बह रही है,
और लोग ऐसे खेत खाली छोड़ रखे हैं। हाँ, और मतलब ही वॉज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड। तो मतलब वो चीज़ है कि जब लोगों के पास होता है ना तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं वो, और जिसके पास नहीं होता है वो, जैसे आपने कई बार सुना होगा ना कि अभावों में रह के बच्चा मतलब कोई बना आईएएस ऑफिसर, इस तरीके से। तो जब अभाव होता है, किसी चीज़ की कमी होती है, तो उसको हटाने का मोटिवेशन भी रहता है ना। अब जैसे वही जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया यूएई का, जापान का, तो ऐसा इनकी कोई कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसा, अब जैसे कि जापान, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा डेवलप कर लिया कि चाहे कोई क्या चाहे कुछ भी, वो उसको सस्टेन कर ले जाता है। लेकिन हमारा क्या है, हमारा अगर क्या ही बोला जाए, ठीक है, तो एपिडेमिक्स हो गया, महामारियाँ भी होता है, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी होती है, और पुल फैक्टर में क्या होता है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेटर लिविंग कंडीशंस होती हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी होती है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, नॉट प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजेंट क्लाइमेट, सुखद जलवायु। तो ये सारे पुल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं मिल रही है, लोग बहुत अब देखो बिहार से लोग माइग्रेट करते हैं क्यों कहीं पे, क्योंकि वहाँ पर कहीं पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर कहीं पे अगर आप माइग्रेट कर रहे हो तो बेटर लिविंग कंडीशन के लिए। जैसे कि अब दिल्ली से काफ़ी लोग माइग्रेट करेंगे, ज़रूर करेंगे, हो सकता है कि उत्तराखंड जाएँ, हो सकता है कि और किसी ऐसी जगह जाएँ ठीक ठाक जहाँ पर बेटर लिविंग कंडीशंस हो, ठीक है, पीस और स्टेबिलिटी हो वहाँ पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मणिपुर में है, अब मणिपुर में अगर कोई ठीक ठाक है, कोई कमाता होगा, वो अगर माइग्रेट कर सकता तो ऑब्वियसली वो माइग्रेट करेगा, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि वहाँ पर पीस स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो उस वो माइग्रेट कर लेगा जिसकी जितनी वो होती है, ठीक है। चलो ठीक है, एंड प्लेजेंट क्लाइमेट, सुखद जलवायु, क्लियर हो गया इतनी चीज़? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताइए जल्दी से, किसी के यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? ऑटो चालक का बेटा बना आईएएस। वेस्ट बंगाल माता बस दीदी बहुत पीस देती हैं। अच्छा दीदी पीस तो देती हैं। कल सुन रहा था लालू का, वो एक नहीं चलता अब मेरा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो है ना, कुछ ममता जी बोलती हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा फिर लालू को देखा होगा तुम लोगों ने, बेटा चेरी बेरी क्वाटरनरी पीड करवा देंगे। हाँ, बंगाल का भी वही हालत है, पीस वाला। हमारे तो नेहरू जी, और क्या, तुमको क्या लगता है ये जितनी दिल्ली में आज अगर पॉपुलेशन मतलब इतनी ज़्यादा प्रदूषण है, तो क्या अभी करंट गवर्नमेंट या पिछली गवर्नमेंट, ना ना भैया, ये आज से सन 1951 की बात है, जब देश की पहली सरकार बनी थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई वो। और अगर उसकी नहीं है तो फिर औरंगजेब देखे वो, या टीपू सुल्तान देखे, आज ही गवर्नमेंट क्यों देखेगी? ठेका ले रखा है उसने तुम्हारा, सब कुछ करके दे, मतलब खराब करें नेहरू हैं और टीपू सुल्तान, और देखे करंट ही गवर्नमेंट, पागल समझ रखे हो हैं। ठीक है, तो अब आते हैं ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ पे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जनसांख्यिकी संक्रमण। अभी संक्रमण कैसा संक्रमण है देखो, स्टेजेस होती हैं, इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल भी बोलते हैं। तो 4 से 5 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है किसको, पॉपुलेशन कहीं के भी हो, फ्रॉम अंडर डेवलप्ड टू डेवलपिंग टू डेवलप्ड में आपकी 4 स्टेजेस आती हैं रफली। कहीं कहीं पे 5 स्टेजेस भी लिख देते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे 5 स्टेजेस भी लिख देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 4 स्टेजेस जो दिख रही हैं, पहला स्टेज है, ठीक है। पहला स्टेज में क्या है, पहला स्टेज में क्या है, अब ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना आपको, ये ब्लू वाली, ये डेथ रेट की लाइन है, समझ रहे हैं आप, और ये बर्थ रेट की लाइन है, और रेड वाली टोटल पॉपुलेशन की लाइन दिखा रहा है, ठीक। अभी आपको टोटल पॉपुलेशन की लाइन पे ऑब्जर्व नहीं करना है, आप देखो ये दोनों लाइन यही अभी आपस में गुड़मुड़ हो रही हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट मिल रहा है, राइट। फर्स्ट स्टेज में अगर मैं बात करूं तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई, दोनों ही हाई है ना। फर्स्ट स्टेज में अगर हम बात करेंगे तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई है। सेकेंड स्टेज में अगर बात करेंगे तो यहां पर बर्थ रेट तो हाई है
ठीक। लेकिन डेथ रेट क्या हो रहा है, रैपिडली फॉलिंग, रैपिडली फॉलिंग, ठीक है। या तो एक सेकेंड ऐसे मैं कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ लिख देता हूँ बर्थ रेट, एक सेकेंड रुका, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड टोटल पॉपुलेशन, ठीक। ये हो गया फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज and the last stage, the fourth stage. So birth rate is high, death rate is also high. Then the birth rate is high. अगर आप देखो वो ये वाली स्लाइड, क्या कौन सा कलर होता है, पिंक, तो ये पिंक वाला देखो हाई, और ब्लू वाला देखो नीचे जा रहा है, रैपिडली फॉलिंग, लिख सकता हूँ मैं, रैपिडली फॉलिंग, फॉलिंग, ठीक है। देन अगला थर्ड स्टेज में अगर मैं आऊँ तो बर्थ रेट इज ऑल्सो फॉलिंग, ठीक। तो ये फॉलिंग यानी कि गिर रहा है वो। और डेथ रेट की अगर बात करेंगे तो डेथ रेट भी स्लो हो रहा है, रैपिडली तो नहीं गिर रहा है, देखो यहाँ पर रैपिड गिरा था, यहाँ पर उतना रैपिड नहीं गिर रहा है, इस तरीके से आ रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, लो, ठीक है, लो है या फॉलिंग है, रैपिडली फॉलिंग तो यहाँ फॉलिंग है, ओके। फोर्थ स्टेज में अगर बात करेंगे तो बर्थ रेट भी लो है और डेथ, यहाँ दोनों हाई थे, यहाँ दोनों लो है, और यहाँ दोनों गिर रहे हैं तीसरे वाले में, फॉलिंग, ठीक। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे फोर्थ स्टेज में दोनों लो हैं, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन में क्या अंतर आएगा, बताओ। तो टोटल पॉपुलेशन फर्स्ट में स्टेबल रहेगी क्योंकि दोनों ही राइजिंग हैं, दोनों ही हाई हैं, हाँ। और चौथे में भी स्टेबल होगी क्योंकि दोनों ही लो हैं। यहाँ पे क्योंकि बर्थ रेट उतना ही है, डेथ रेट तो नीचे चला गया तो हाई हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि रैपिड ग्रोथ, क्योंकि बहुत भयंकर होगी ना, बहुत भयंकर क्यों होगी, क्योंकि बहुत भयंकर तरीके से डेथ रेट गिर गया है। तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये आपका रैपिड ग्रोथ होगा, यहाँ पे रैपिड ग्रोथ, ठीक है। स्लोइंग ग्रोथ, स्लो ग्रोथ, क्योंकि बर्थ रेट भी गिरने लग गया है तो ग्रोथ तो होगी, क्यों, क्योंकि बर्थ रेट ऊपर है डेथ रेट से, बर्थ रेट ऊपर है डेथ रेट से, तो ग्रोथ तो होगी लेकिन स्लो ग्रोथ होगी, अगेन स्टेबल हो जाएगा। एंड पता है फिफ्थ स्टेज भी होती है जिसमें कि अभी मैं बोल सकता हूँ जैसे जापान है, तो फिफ्थ स्टेज में क्या होता है कि बर्थ रेट बहुत कम होता है, जैसे वहाँ पर लोग जो है ना जापान में इंटरेस्टेड ही नहीं है, भाई मुझे चाहिए ही नहीं, भाई मुझे चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए ही नहीं, तुम अपना रहो अकेले कमरे में, अपना दिमाग मत ख़राब करो, वैसे भी दिमाग ख़राब है, दिमाग और मत ख़राब करना, ठीक है। तुम अपना कमरे में रहो, अपना कमरे में, समझ रहे हो तुम। तो ये है कि भाई जो बर्थ रेट है वो बहुत लो है, ठीक है। डेथ रेट उतना लो तो नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर डेथ रेट कब लो होता है, डेथ रेट तब लो होता है, बहुत लो होता है, ठीक है, वेरी लो, कि या तो क्या है ना कि बहुत अच्छी कंडीशन है, जैसे कि भारत के की अभी हम बात करते हैं, जैसे इंडिया की अब बात कर लेते हैं, ठीक है। ये इंडिया का है, ठीक है। अब तो यहाँ पर अगर आप देख लो जापान का केस है, जापान का, और जापान में इसीलिए पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन है ना, क्यों, बर्थ है ही नहीं लोगों की, तो फिर लोग युवा अवस्था में बचेंगे नहीं, तो इसी वजह से जापान की पॉपुलेशन काफ़ी, हाँ, ब्लर हो जाता है। कहाँ पे, लेट्स गो टू जापान, अच्छा सर मैं आपके डिजिटल नोट्स नहीं मिले, अच्छा क्या ब्लर हो जाता है भाई, हाँ साउथ कोरिया ऑल्सो, चलो ओके, ठीक है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में इंडिया की ज़रा बात करते हैं कि कब कब पॉपुलेशन इंक्रीज करी, क्यों करी, कारण क्या था, वो सब पे रीजंस पे आते हैं अभी, ठीक है। आई होप कि आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल समझ में आया होगा कि इसमें एक 4 स्टेजेस होती हैं, इसमें 5वीं स्टेज भी लिख सकते हैं, और पता है इन स्टेजेस को नाम भी दे सकते हैं, पता है क्या नाम दे सकते हैं, नाम दे देते हैं, रुको कौन सा कलर ले लें, बताओ तुम बताओ, तो वही कलर ले लेंगे, ग्रीन ले लें, ग्रीन कि भगवा ले लें, स्टेबल बताओ। तो स्टेबल में क्या होगा, स्टेबल वाला जहाँ हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट दोनों रहता है, तो हाई स्टेशनरी स्टेज इसको बोलते हैं, ठीक है। हाई स्टेशनरी, तुम लोग भी डैंड्रफ वैंड्रफ हो रहा है क्या आजकल, हाई स्टेशनरी, ठीक है,
हाई स्टेशनरी एज है, ये अर्ली एक्सपैंडिंग है, ये दिस इज अर्ली एक्सपैंडिंग, ठीक है। ये लेट एक्सपैंडिंग है, एक्सपैंड दोनों में कर रहा है बिकॉज बर्थ रेट ऊपर है डेथ रेट से, ठीक है। लेट एक्सपैंडिंग स्टेज है ये। एंड चौथे में अगेन हाई स्टेशनरी था, अब लो स्टेशनरी है ये, लो स्टेशनरी दोनों में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इंडिया में क्या क्या हुआ वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं गाइस, ठीक है, कर लें प्रयास थोड़ा सा। तो हुआ ये कि 1901 से लेकर 1921 तक भारत का था पीरियड ऑफ स्टैगनेंट पॉपुलेशन, स्टैगनेंट, रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, वाई, व्हाट इज द रीजन गाइस? तो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि हाई बर्थ रेट है, बर्थ रेट तो हाई है लेकिन हाई डेथ रेट भी है। स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, अब ग्रोथ ऑब्जर्व हुई, क्यों हुई? क्योंकि अब जो है हाई बर्थ रेट तो है ही है, क्योंकि लोग जो है, समझ रहे हो, रुक नहीं रहे हैं। रुकता थोड़ी ना इंसान, रुकता तो कब है वो देखेंगे भी। अब क्योंकि बेटर मेडिकल कंडीशन आ चुकी है, बेटर हेल्थ फैसिलिटी आ चुकी हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव तो नहीं लेकिन बेटर हेल्थ कंडीशन आ चुकी हैं, बेटर अगर हम देखेंगे तो आपका मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं कि भाई लोगों की डेथ जल्दी नहीं होती है। 1921-52 आपको पता है नहीं होती, क्यों? क्योंकि बेटर मेडिकल कंडीशन है ना, इस वजह से। तो डेथ रेट लो हो गया, अब क्योंकि हाई बर्थ रेट है डेथ रेट लो हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक। देन यहाँ पे फिर क्या हुआ, बर्थ रेट तो भाई झुकेगा नहीं, बर्थ रेट इज लाइक गर्दन के नीचे से झुकेगा नहीं, ठीक है। डेथ रेट जो है सिग्निफिकेंटली लोअर, ठीक है, सिग्निफिकेंटली, क्योंकि आप देखो ना 1900 अभी तब तो हम ठीक है आज़ाद हुए तो ठीक है बेटर मेडिकल कंडीशन, 51-81 में तो आराम से हमारे लिए, पहले तो एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत वो था ना, अगर आपको याद है ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा ना, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, पहले हमारे पास खाने के लिए अनाज तक नहीं था, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, अब दवा की प्रोडक्शन भी होता है, यानी पेट भी भरा हुआ है, ठीक है। तो लोगों की भूखमरी की वजह से डेथ भी नहीं हो रही है, पेट ही भरा है, खाली समय भी मिल जाता है। तो समझा नहीं? तो समझा नहीं, सिग्निफिकेंटली लो डेथ रेट, ठीक है। तो इस वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोड करी यहाँ पर, क्यों? क्योंकि डेथ रेट सिग्निफिकेंटली लो हुई, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये भुखमरी वगैरह भी, इसकी वजह से भी लोग नहीं मरे थे, और मेडिकल कंडीशन इंप्रूव हो रही थी, और बर्थ रेट तो हाई था। अब क्या होने लगा, अब लोग शिफ्ट होने लगे कहाँ पे, अब शिफ्ट होने लगे शहरों में, अर्बनाइजेशन होने लगा। अब जब आदमी अर्बन में जाने लगा, तो आज तुम अगर लोगों से पूछो तो बहुत लोग आज शादी नहीं करना चाहते हैं, बहुत लोग यार शादी नहीं करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा नहीं करते हैं आजकल लोग, ठीक है। करते हैं तो आजकल वो कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्या है कि डबल अर्निंग, क्या है ऐसा है ना, डबल अर्निंग नो चाइल्ड, डिंक बोलते हैं ना उसको, डिंक बोलते हैं ना कुछ, आई थिंक डिंक ही बोलते हैं, डबल अर्निंग एंड नो चाइल्ड, कि भाई दो लोग कमाएंगे, हस्बैंड वाइफ, और कोई बच्चा नहीं होगा। तो क्यों ऐसा? क्योंकि लोग अब थोड़ा सा मेंटल पीस टाइप चाह रहे हैं। मतलब जब लोग शहरों में जाते हैं तो सोचते हैं ठीक है 2 ही बच्चे करते हैं, नहीं तो फालतू में 3-4 मतलब होंगे तो स्कूल भेजो उनको, वो सारी चीज़ें इतना कहाँ से खर्चा झेल पाएंगे, शहर में खर्चा ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आजकल थोड़ी अवेयरनेस बढ़ रही है, तो पहले क्या होता था, नहीं 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 लड़का ही चाहिए, लड़के के चक्कर में 7 लड़कियां हो गई। अब करें तो करें क्या, 7 लड़की, चलो एक और ट्राई देते हैं। तो मतलब ये ट्रायल के चक्कर में ये अनवांटेड, इनको अनवांटेड चाइल्ड बोलते हैं, जो चाहिए नहीं थे लेकिन वो लड़के की इच्छा के चक्कर में वो उन्होंने वो बच्चे हुए ऐसे। तो इस वजह से भी पॉपुलेशन हाई बर्थ रेट था। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आजकल बर्थ रेट लो जा रहा है, लो बर्थ रेट, और डेथ रेट तो है ही लो, समझ रहे हैं आप। तो बर्थ रेट उतना सिग्निफिकेंटली लो तो नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी भी लोग मतलब इतना भी वो नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे कारण हैं अर्बनाइजेशन वगैरह कि क्यों लोग जो है आज ज़्यादा बच्चे तो करना नहीं चाहते, क्योंकि
फिर रेंट वगैरह एंड स्कूल वगैरह सारी डिंक का कॉन्सेप्ट चल रहा है, लोग शादी ही नहीं कर रहे हैं काफ़ी लोग तो, ठीक है, काफ़ी लोग ही, अब खैर क्या नहीं कर, रोने लगोगे, ठीक है। और बाकी तो मैंने ये बताया कि जो अनवांटेड वाला जो सिस्टम था, आजकल लोग समझते हैं कि भाई लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, ये तो फर्जी कॉन्सेप्ट है, इतने कि लड़का जो है बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अरे भाई बुढ़ापे में डंडा भी तो चला सकता है, ये ना सोचा तुमने, ठीक है। तो खैर, तो ये चीज़ें भी होती हैं, क्लियर है इतनी चीज़। तो इंडिया का फेज याद रखना है भाई आपको, 1901 से 21 स्टैगनेंट है, रुका हुआ है, क्यों, दोनों हाई हैं। देन 21 से 52 हाई बर्थ रेट है, लो डेथ रेट है। भाई इसको इसमें मत कर देना सर, यहाँ सिग्निफिकेंटली लो था सेकेंड स्टेज में, आपने तो यहाँ सिग्निफिकेंटली लो किया थर्ड स्टेज में, उस इसको इससे मत कंबाइन करना, ये इन जनरल था, ये इन जनरल था, ये इंडिया स्पेसिफिक है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सिग्निफिकेंटली लो, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ, ध्यान से सुनो, उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ, यानी कि जो भी हमने मॉडल पढ़ा उसके हिसाब से ये फर्स्ट स्टेज होगी, ये सेकंड स्टेज होगी, ये सेकंड स्टेज होगी, ये थर्ड स्टेज होगी, एंड देन फोर्थ स्टेज होगी। थर्ड स्टेज में क्या था, थर्ड स्टेज में लेट एक्सपैंडिंग था, यानी एक्सपैंड तो आज भी पॉपुलेशन कर रही है इंडिया की, ऐसा नहीं कर नहीं रही है, क्योंकि बर्थ रेट अभी भी सिग्निफिकेंटली लो नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही लो हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर लो हुआ है, ठीक है, इसीलिए हमारी पॉपुलेशन भी आज ज़्यादा है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम समझें ये पॉपुलेशन पिरामिड का क्या कॉन्सेप्ट होता है। सर आपके कितने बच्चे हैं बेटा, हमारे जो है 19 लाख बच्चे हैं बेटा, हाँ समझ, मतलब एज अ स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो 19 लाख स्टूडेंट हैं, बाकी तो वैसे तो बच्चे नहीं हैं अभी, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतनी बड़ी कम्युनिटी हो 19 लाख लोगों की, वैसा नीड पड़ती नहीं है, ठीक है। हाँ तो नहीं बेटा, जब बच्चे नहीं हुए तो शादी कहाँ से ही होगी, नहीं, मतलब क्या ऐसा वैसा समझ रखे हो क्या मेरे को, क्यों ऐसे तो समझ रखे हो क्या, गांव के लोग रुक नहीं रहे, अच्छा चलो भाई, तो आगे बढ़ा जाए अभी, परमार बाबा की जय हो। काफ़ी फैला हो तो बिजनेस है बेटा क्षितिज। तो तेजू भैया के लिए दो शब्द, तेजू भैया दिल के साफ आदमी हैं बिल्कुल, बस दिक्कत वही है कि दिमाग के भी साफ है। डिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है, ओके, डबल इनकम नो, ये के का मतलब क्या है, के राष्ट्रीय उद्यान कब होगा, राष्ट्रीय उद्यान, अब तुम बस मुंह मत खुलाओ हमारा, हाँ आप क्यों नहीं कर रहे हैं शादी बेटा, सबके दुख दर्द अलग अलग होते हैं, तुम क्या समझोगे, हंस दे चेहरे मुझे बेटा, समझ रहे हो, हंसते चेहरे का मतलब यूँ नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होता। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो 3 शेप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड पे आते हैं, और आप बताना कि इंडिया को आप किस पॉपुलेशन पिरामिड में रखोगे, ओके, ठीक है, ओके। चलो सो हाँ, 3 शेप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड हमें पढ़ना है। सबसे पहला तो ये है रैपिड ग्रोथ, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन पिरामिड क्या दिखाता है, किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं एंड किस जेंडर में कितने लोग हैं। ये एज ग्रुप है 0 से 4, 5 टू 9, 10 टू 14, 15 टू 19, 20 टू 24, इस तरीके से ये डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, ओके। और ये तो डिफरेंट एज ग्रुप्स हो गए। यहाँ पे है आपका मेल जेंडर, यहाँ पे है आपका फीमेल जेंडर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो होती है लगभग, ये हम बोल सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, दिस, या फिर प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, है ना, एंड दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, राइट। ये हो गई प्री रिप्रोडक्टिव, ये है रिप्रोडक्टिव, ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, हाँ।
यानी ये ऑब्वियस सी बात है, मतलब बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो समझ रहे हो ना रिप्रोडक्टिव मतलब क्या है। तो अब इसको बोलते हैं रैपिड ग्रोथ वाला पिरामिड। ऐसा पिरामिड जहां पर एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल केन्या, एग्जाम्पल केन्या, ठीक है। दिस पिरामिड इज ट्रायंगुलर इन शेप, इट इज टेपरिंग एट द टॉप, इट इज टेपरिंग एट द टॉप एंड इट इज ट्रायंगुलर शेप्ड। अब ये कहां पे होता है? जैसे केन्या है, रवांडा है, नाइजीरिया है, ये कंट्रीज क्या है, इनकी प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोड करेगी। क्यों करेगी? ये तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं। जब ये बच्चे इधर आएंगे, ठीक है, बड़े होंगे तो तूफान मचाएंगे, ये मचाएंगे नहीं मचाएंगे? ये बच्चे जब इधर आएंगे तो तूफान मचाएंगे कैसे? अभी तो ये बच्चे हैं, जब इस एज ग्रुप में आएंगे तो ये और भी बहुत सारे अपने तरीके के बच्चे जो है समाज में लेके आएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं स्लो ग्रोथ पे, यूनाइटेड स्टेट्स जैसा। इसमें बच्चे ज़्यादा दिख रहे हैं क्या? तो क्या उतने जब ये इधर आएंगे रिप्रोडक्टिव वाले एज ग्रुप में, क्या उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन लेके आएंगे? स्टेबल रहेगी। अब ले लो ये इटली वगैरह, इसको बोलते हैं काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर है ये, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर शेप्ड पिरामिड होता है। दिस रैपिड ग्रोथ वाला इज योर ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर टेपरिंग एट द टॉप, एंड दिस इज कैन बी सेड टू बी एज बेल शेप्ड, घंटा शेप्ड होता है, ठीक है, मतलब घंटी के शेप में, बेल शेप्ड, या फिर इन्वर्टेड ट्रायंगुलर भी बोल देते हैं इसको, इन्वर्टेड भी बोल देते हैं, इन्वर्टेड, ओके, ठीक है। या फिर कई बार होता है कि इसको हम सिर्फ बेल शेप्ड बोल देते हैं, इन्वर्टेड ना बोल के, ठीक है। दिस इसको हम रेक्टेंगुलर बोल देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जीरो ग्रोथ या डिक्रीज देखने को मिलता है। यहाँ पर स्लो ग्रोथ तो हो रही है लेकिन स्लो ग्रोथ है, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन स्लो ग्रोथ है। यहाँ पर क्या है, क्योंकि बच्चों की पॉपुलेशन कम है तो कम है, इससे भी कम हो गई, तो ग्रोथ जो है डिक्रीज होगी, ग्रोथ नहीं होगी, जीरो ग्रोथ होगी। क्योंकि जब ये यहाँ पे आएंगे तो करेंगे प्रोड्यूस, लेकिन क्या इसके बराबर कर लेंगे क्या? यहाँ पर देख रहे हो कितने सारे बच्चे हैं, यहाँ पर कम बच्चे हैं, यहाँ पर कम बच्चे हैं, यानी प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होती है वो भविष्य में जाके फटने वाली है। क्यों फटने वाली है आपको पता है? क्यों? क्योंकि बच्चे और बच्चों को जन्म देंगे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। एंड देन आई कैन से इन्वर्टेड, ये तो हो गया थोड़ा सा घंटी शेप का है ना, ऐसे घंटी नहीं होती अपनी, ऐसी तो होती घंटी, अरे घंटी ऐसी तो होती है यार थोड़ी बहुत, मतलब एकदम नहीं कि सर ये तो घंटी बनी नहीं रही सर, हम तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर। अरे थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा इमेजिन कर लिया जाता है, ऐसा नहीं कि वो छोटे बच्चों का, ठीक है। तो ये कुछ घंटा शेप, और इन्वर्टेड होगा जहाँ पर बच्चे बहुत ही कम है और ऊपर वाली जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो बूढ़े वालों की पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ रही है। एग्जाम्पल अगेन जापान भी लाइक घूम फिर के हम ही पे आ जाते हैं, ठीक है। तो जापान में इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड, वहाँ पे जीरो ग्रोथ नहीं, रैपिड डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा पॉपुलेशन में। क्यों? क्योंकि बच्चे कम है, बूढ़े ज़्यादा है वहाँ पे, तो इन्वर्टेड आपको देखने को मिलता है। ये बेल शेप्ड है, ये रेक्टेंगुलर, ये ट्रायंगल है। तो भैया 4 तरीके के पिरामिड समझ आए कि नहीं आए, बताओ भाई। तो जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि केन्या, नाइजीरिया, रवांडा, अफ्रीकन कंट्रीज मोस्टली, तो इजिप्ट, ये सब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सर इंडिया कहाँ पर है? तो इंडिया भी अभी तक तो यहीं पे था, अब धीरे धीरे इंडिया इधर की ओर मूव कर रहा है, ट्रायंगुलर से रेक्टेंगुलर, फिर रेक्टेंगुलर से बेल शेप्ड जाएगा। जैसे कनाडा वगैरह है, तो कनाडा वगैरह भी इसी में आएंगे आपके, जीरो ग्रोथ या डिक्रीज में हम बोल सकते हैं। जापान अपना आ जाता है उसमें, इन्वर्टेड में एकदम, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, केन्या का उल्टा जापान है, आपकी वजह से बाहर घटेगा। हाँ अच्छा, मेरी वजह से बाहर क्यों घटेगा भाई? अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो, अच्छा, समझ रहा हूँ मैं, तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ बेटा। ठीक है, चलो। जैसे कि इंडिया को इसमें अगर मैं रखना चाहूँ तो कहाँ रखूँगा? हाई स्टेशन। ये तो भैया हमारा बहुत पहले का फेज़ था, फिर ये हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन शुरू किया, अब हम लेट एक्सपैंडिंग फेज़ में हैं,
समझ रहे हैं आप? तो इंडिया हो गया, मेक्सिको हो गया, ये सब हैं लेट एक्सपैंडिंग में। फिर धीरे धीरे हम यहाँ पर बढ़ेंगे, लेट एक्सपैंडिंग से लो स्टेशनरी में आएंगे, जैसे कि यूएस और यूके हैं। फिर उसके बाद हम जापान वाली में हो सकता है एंटर करें, जो डिक्लाइनिंग फेज होता है, ठीक है, ये है आपका लो स्टेशनरी। देन आ जाएगा डिक्लाइनिंग में, देन आ जाएगा यहाँ पर पांचवा वाला फेज आ जाएगा, डिक्लाइनिंग होता है वो, DECLINING, डिक्लाइनिंग, वो फिफ्थ फेज होता है आपका, ठीक है। अरे भैया समझ आया कि नहीं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? बताओ, आया हो तो बताओ, ना आया हो तो बताओ। आया हो तो आगे बढ़ो, ना आया हो तो आगे बढ़ो। सर मैं क्रिकेट टीम खड़ा करूँगा। अच्छा बेटा, पहले उसके लिए नौकरी तो करो। ऐसे ही क्या ज़मीन से खड़ा कर दोगे क्या? हैं? नहीं नहीं, उसके लिए पहले नौकरी तो लगना ज़रूरी है ना, कि नहीं नहीं बस ऐसे ही क्रिकेट टीम खड़ा कर देंगे, बस थोड़ा सा वो बन जाता हूँ, स्टड स्टड दिखूँगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं चल पाएगा, बता रहे हैं। आ गया, ओके। 3.0 में ठीक है, सार्थक ऐड करवा देंगे, है ना? 3.0 में ऐड करवा देंगे लेक्चर। थोड़ी देर रुक जाओ ना। क्यों क्यों रुक जाए भाई? एज ए स्टूडेंट्स ऑफ फॉर्मास इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर के लिए लड़की हम ढूंढें। क्या कहते हो भाई और बहनों, बताओ भाई इनको क्या कहना चाहोगे आप लोग इसमें? अच्छा, इटली का टॉप जाते वक्त क्यों बढ़ रहा है? कहाँ पे? यहाँ पे इटली में टॉप जाते वक्त क्यों बढ़ रहा है? तो बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, मतलब पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। किसी किसी में देखने को मिलेगा, जैसे ये यूनाइटेड स्टेट में तुमको दिख रहा है, ये फीमेल ज़्यादा है मेल कम है, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ ऐसा क्या हो गया? यहाँ क्या आदमियों की डेथ जल्दी हो रही है औरतों कंपैरिजन में? क्या हो रहा है ऐसा इस वाले में? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? ये जो 80+ हैं या फिर 75 से 79, ऐसा क्यों है कि फीमेल ज़्यादा है यहाँ पर? 80+ से बहुत ज़्यादा है। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण है विश्व युद्ध। है विश्व युद्ध? हाँ, विश्व युद्ध, सही समझे। वर्ल्ड वॉर 2 कब हुई थी? वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी 1939 से 45 के बीच में हुई थी। 1939 से 45 के बीच में कौन कौन कंट्रीज? इसमें यूएसए था, जर्मनी था, इटली था, जापान था, है ना, रशिया था, चाइना था, ये सब। तो हुआ क्या उस टाइम पे? सोल्जर्स में कौन जाता था? मेल ही जाते थे लड़ने। तो उनकी हो गई डेथ। अब जब हो गई उनकी हो गई डेथ, तो इसलिए मेल हो गए कम और उस एज ग्रुप की फीमेल हो गई ज़्यादा। समझ रहे हैं? तो इसका लेना था वर्ल्ड वॉर 2 से है। सेम गोज यहाँ पर भी, यूएस, इटली, सब ये वर्ल्ड वॉर 2 में लाइट थे। इवन जो जर्मनी था, इटली था और जापान था, ये एक्सिस पावर में थे, और लाइट पावर में था जो फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस और यूएसएसआर और चाइना, ये सब। तो मरे तो दोनों साइड से ही, तो इस वजह से वहाँ पर फीमेल ज़्यादा और मेल कम है। चलो, अच्छा ये भी नेहरू कारण हुआ था क्या? तो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स पे आते हैं। एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। क्यों पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है? तो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज देनी चाहिए कि भाई किस तरीके से फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए अच्छे से, है ना। क्या कि था वो जो स्लोगन चला था, हम दो हमारे दो, है ना। लेकिन लोग कहाँ ही सुनते थे। तभी संजय गांधी आके गुस्सा के ज़बरदस्ती का वो नसबंदी करवाए, स्टेरिलाइजेशन जिसको बोलते हैं। फिर लोगों ने बोला अभी बताते हैं, रुको। ऐसा हराया उनको कि दोबारा उनको क्या, सबको समझ में आ गया, हर पॉलिटिकल पार्टी को, बेटा पॉपुलेशन के साथ अगर छेड़छाड़ करी तुमने, अगर फालतू की चीज़ें, तो बता रहे हैं फिर तुमको, ठीक है। फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो जो गर्भ निरोधक होते हैं उनका निःशुल्क अब जो उपलब्धता है, अब वो भी है, क्या है कि भाई ठीक है, अब लोग नहीं शर्माते हैं, ले ठीक है, जो भी है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं थॉमस माल्थस थ्योरी। तो थॉमस माल्थस जी की थ्योरी ये बोलती है दैट पॉपुलेशन ग्रोज एट अ जियोमेट्रिक रेट मल्टीप्लाइंग वाइल द फूड सप्लाई ग्रोज एट एन अरिथमेटिक रेट। यानी कि पॉपुलेशन तो भयंकर ग्रो हो रही है और फूड की उतनी जो है सप्लाई उतनी नहीं। समझ रहे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझते हो तुम? मैथ पढ़े हो तुम? क्यों? AP GP HP, हाँ, वो आर फैक्टर से इंक्रीज कर रहा है। लाइक अगर मैं GP लिखूं तो 2, 4, 8, 16, 32 इस रेट से बढ़ रहा है। AP 2, 4, 6,
8। तो फूड जो है, फूड प्रोडक्शन, फूड सप्लाई, वो एपी से ग्रो हो रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, अरिथमेटिक रेट से। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, ज्योमेट्रिक रेट से बढ़ रही है, मल्टीप्लाई हो रही है दबा के एकदम। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा ये, द पीपल, नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। लोग ज़्यादा बढ़ेंगे, फूड उतना बढ़ नहीं रहा है। एनी फर्दर इंक्रीज वुड रिजल्ट इन अ पॉपुलेशन क्रैश कॉज बाई फेमाइन, डिजीज, वॉर। जैसे कि आज अगर आप देखो तो हर जगह अर्बनाइजेशन हो रहा है। अगर हर जगह अर्बनाइजेशन होगा तो खेत कहाँ बचेंगे? और खेत नहीं बचेंगे अगर पॉपुलेशन ग्रोथ दबा के हो रही है, तो फिर भुखमरी आएगी। जब भुखमरी आएगी तो फिर फेमाइन होगा, अकाल पड़ेगा, बीमारी, युद्ध, है सिविल वॉर, ये सब आपको देखने को मिलता है। ये माल्थस, थॉमस माल्थस की थ्योरी है। ओके, पॉपुलेशन कंपोजिशन की अगर बात करें तो जब भी एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, तो वही है, ये H6 पिरामिड उसी को बोलते हैं। जो अभी देख रहे थे ना, वो H6 पिरामिड था, उसकी ये स्लाइड पहले लगी होनी चाहिए थी इससे। ठीक है, खैर, पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है एज 15 टू 59 को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, जनसांख्यिकी लाभांश। यानी वो पॉपुलेशन जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। ये आपको अलग अलग जगहों में अलग अलग देखने को मिलेगी। यानी कि जैसे कि UNFPA जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन जो फंड है, उसके हिसाब से जो डेमोग्राफिक एज होती है डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली, वो 15 से 64 तक की होती है, 15 टू 64 तक की होती है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपको 15 टू 59 याद रखना है, ठीक है, जो वर्किंग पॉपुलेशन होता है। तो किसी कंट्री का वर्किंग पॉपुलेशन जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड जितना अच्छा होगा उतना ही वो कंट्री के लिए अच्छा होगा। लेकिन तभी अच्छा होगा क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बी अ बून और अ बेन। हाउ? लाइक फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ द हाइएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड इन द एंटायर वर्ल्ड। हमारा जो डेमोग्राफिक ये मॉडल में, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो हुआ था, जो हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड हमने रीप करना शुरू किया है, वो 2005 से। हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है, वो टॉप में है वर्ल्ड। और ये कब तक हम हमारे पास रहेगी? 2055 तक। यानी 20 साल जा चुके हैं, 30 साल और बाकी हैं। बून और बेन इस तरीके से हो सकते हैं कि अगर रोजगार मिला, लोग वर्किंग कर रहे हैं, तो देश आगे बढ़ेगा। जैसे कि चाइना बढ़ा। अब चाइना के पास तो डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है क्योंकि उसकी वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से उसका जो H6 पिरामिड है, ये जो H6 पिरामिड है वो गड़बड़ा रहा है। उसका गड़बड़ा ऐसे ले रहा है कि बच्चे रहे कम, यहाँ होगा ज़्यादा, तो आने भविष्य में ये पॉपुलेशन इधर जाएगी। यानी कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और वर्किंग पॉपुलेशन कम होगी एज़ कम्पेयर टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो वो चाइना के साथ है। अब इंडिया में क्या, हाई डेमो तो है लेकिन हम उसको रीप नहीं कर पा रहे हैं। बेरोजगारी है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, तो वो क्या होगा फिर? क्या होगा फिर? बम फूटेंगे इधर उधर, चोरी चपाटी होगी इधर उधर, फालतू के जो काम होते हैं, जो ये क्राइम आप सुनते रहते हैं, रेप केस और ये सब मर्डर, यही होंगे। फिर क्या होगा? फिर लोग फालतू में महामंत्री की पदवी संभालेंगे। एग्जिस्ट करती नहीं है लेकिन वो महामंत्री, किस चीज़ के महामंत्री हमको खुद नहीं पता, लेकिन वो महामंत्री हैं, अपने मोहल्ले के महामंत्री हैं। अपनी एक पार्टी बना लेंगे, बीजेपी युवा संगठन, कांग्रेस का युवा संगठन। अरे भाई, बीजेपी कांग्रेस को पता भी नहीं लेकिन उनका युवा संगठन बना हुआ है कानपुर के एक छोटे से गली में। और वो भाइयों ने अपने क्या किया, अपना अपना महामंत्री का पोस्ट, उप महामंत्री, सब अपना अपना पोस्ट धारण कर लिए हैं और फेसबुक में जो है उसी हिसाब से अपनी पोस्ट को अपडेट कर लिए हैं। तो ये होगा फिर, एक्चुअली कुछ काम नहीं होगा, लोग महामंत्री बनने फिरेंगे, 500 रुपए में चेले चपाटी बने घूमेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के। तो ये होगा फिर। और अगर, तो ये बून है हमारे लिए कि बेन है? तो बेन है, ठीक है। बून तब होगा जब उसको हम यूज करेंगे उस वर्किंग एज पॉपुलेशन को, क्योंकि एनर्जी अगर हाई है, इट इज़ लाइक कि अगर चाकू शार्प है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम सब्जी काट रहे हैं, गलती से अगर वो चाकू हमारे ऊपर चल गया तो उतना ही बेकार है। अगर वो चाकू तेज ना होता, तेज धार वाला ना होता, तो हमें दिक्कत ना होती। तो मतलब अगर वर्किंग है तो अगर अब इसको हमने ढंग से रीप नहीं किया, अगर ये बेरोजगार इस तरीके से आवारों की तरह घूमते रहे, तो फिर ये हमारे लिए नुकसान भी ज़्यादा ही करके देंगे, समझे ना आप। तो खैर, ज़्यादा डिबेट नहीं करते हैं इस पर। तो ये हमने देख चुके हैं H6 पिरामिड। अब आते हैं आखिरी टॉपिक पे, दैट इज टाइप ऑफ सेटलमेंट। किस तरीके के सेटलमेंट होते हैं? तो दो तरीके के सेटलमेंट होते हैं, अर्बन और रूरल। यहाँ पर हिंदी में स्लाइड थोड़ी सी अलग लगी हुई है आज, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शहरी अधिवास और ग्रामीण अधिवास, ठीक है। ठीक है,
तो शहरी अधिवास और ग्रामीण अधिवास। तो शहरी अधिवास की अगर बात करेंगे तो टाउन, सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेगा सिटी और सेंसस टाउन में हम बांटते हैं अर्बन सेटलमेंट को। सेटलमेंट्स दैट एग्जिबिट अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 5000 और मोर, यानी कि जो अर्बन कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करते हैं जहाँ पे जनसंख्या 5000 या उससे ज़्यादा है, बट आर नॉट गवर्नड बाई अ स्टैट्यूटरी लोकल बॉडी लाइक अ म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि उनको म्यूनिसिपैलिटी वगैरह गवर्न नहीं करती है, तो उनको मतलब कोई रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ही होता है वहाँ पे, उसको सेंसस टाउन बोलते हैं। फिर टाउन क्या होता है? टाउन वो होता है अर्बन सेटलमेंट विद द पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 लाख, जहाँ पर जनसंख्या 1 लाख से कम होती है उसको कस्बा बोलते हैं। जहाँ जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा लेकिन 10 लाख से कम होती है उसको शहर बोलते हैं। जहाँ पर जनसंख्या 10 लाख से तो ज़्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम होती है उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं। जहाँ पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा होती है उसको मेगा सिटी बोल देते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, ये सब आपकी मेगा सिटी में आती हैं। ठीक है, ये आप सबकी मेगा सिटी में आती हैं। ओके, ठीक है, ठीक, क्लियर यहाँ तक। देन आते हैं रूरल सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट की अगर बात करेंगे तो रूरल हो सकते हैं कॉम्पैक्ट, क्लस्टर्ड या न्यूक्लिएटेड, सेमी कॉम्पैक्ट, सेमी क्लस्टर्ड या फ्रैगमेंटेड, हेमलेटेड, डिस्पर्स्ड एंड लीनियर। हैं जे का हो तो है जे अभी बता रहे। तो रूरल सेटलमेंट में अगर बात करें तो ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है। हिंदी वाले वो उसका थोड़ा सा पिक्चर्स वो ले लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ओके। तो रूरल सेटलमेंट ये इतने तरीके के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले ये है, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्टेड। कॉम्पैक्टेड मतलब न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड का मतलब जैसे न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि अभी हमने तो केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है, लेकिन जैसे हम जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था हमें कि यहाँ पर होता है कि एटम के बीचों बीच सारा मास होता है, यही पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। लाइक जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ड्रेनेज पैटर्न में एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न होता है। तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में एक सेंट्रल डोम या पीक होती है, वहाँ से मल्टीपल रिवर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में निकलती हैं, है ना, होता है ऐसा। जी हाँ, ऐसा ही होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डायरेक्शंस में निकलती हैं। उसी तरीके से अगर गाँव में कोई एक सेंट्रल पॉन्ड है, तालाब है, मंदिर है, उसके अराउंड अगर घर बने हुए हैं सारे एकदम चपक चपक के, मतलब इसको बोलते हैं क्लस्टर्ड या फिर न्यूक्लिएटेड। ओके ओके, देन आते हैं इस पे। व्हाट इज दिस? ये कौन सा? इस पे देखने से पहले ये देखा। दिस इज सेमी न्यूक्लिएटेड और सेमी डिस्पर्स्ड। नो 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 नो, दिस इज सेमी न्यूक्लिएटेड और सेमी डिस्पर्स्ड। ओके, जैसे कि गाइस बुंदेलखंड रीजन में ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड रीजन में। ओके, इस तरीके से, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज उतने नहीं हैं। लेकिन ये अगर बात करेंगे दैट इज, अभी ये जो हमने पढ़ा ये क्लस्टर्ड या न्यूक्लिएटेड था, ठीक है, क्लस्टर्ड या न्यूक्लिएटेड था। एक सेकेंड रुको, क्लस्टर्ड, एक सेकेंड रुको, ये होगा आपका सेमी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, ये होगा सेमी न्यूक्लिएटेड या सेमी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, या सेमी क्लस्टर्ड बोल सकते हैं। सेमी न्यूक्लिएटेड का मतलब ये होता है जो पहला वाला है, बस दूसरा वाला है सेमी कॉम्पैक्ट है, सेमी क्लस्टर्ड या सेमी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, जहाँ पर थोड़ा सा पॉपुलेशन डिवाइडेड है, ऐसा बहुत ऐसे चपक के नहीं है, थोड़ा सा दूर दूर है, जो कि आपको बुंदेलखंड रीजन में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की, मतलब उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। क्लस्टर्ड में अगर बात करूँ तो जैसे कि हमारे यूपी बिहार में आपको देखने को मिलते हैं, यूपी बिहार में आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर सॉइल की हाई फर्टिलिटी है वहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ, क्योंकि यहाँ पर लोग अगर थोड़ा सा भी मतलब खाली भी छोड़ देंगे जगह है ना, तो ज़्यादा लोड है नहीं। क्यों? क्योंकि उतनी उपजाऊ ज़मीन नहीं, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन की तो कमी कहीं पे भी नहीं है यार। खाली छोड़े ज़मीन, खाली तो भारत में कहीं नहीं ज़मीन, या तो वो बहुत ही बंजर ज़मीन हो तभी खाली छूटेगी। और बुंदेलखंडी जो रीजन है, क्योंकि वो एक प्लेटिव है, बुंदेलखंड प्लेटिव, तो प्लेटिव एरिया उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, थोड़ा बहुत हिली है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे बहुत ज़्यादा हिली है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हिली है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर सेमी न्यूक्लिएटेड देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज
दिस इज कॉल्ड एज दिस वन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड, फैला हुआ व्यापार है यहाँ पे, डिस्पर्स्ड है, ठीक है, डिस्पर्स्ड है, फैला हुआ है यहाँ पे। ये आपको यूजुअली हिली एरियाज में मिलेगा, जैसे पहाड़ों वगैरह में मिलेगा। अब तुम अगर हिमाचल उत्तराखंड में कभी गए हो तो तुमने देखा होगा ऐसे घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भाई ऐसी कंडीशन ही नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग रह सके वहाँ पर, तो जिन लोगों ने घर बसा लिया तो उसको हम बोल देते हैं डिस्पर्स्ड है बहुत ज़्यादा। या लोग अगर कोई यहाँ पर टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़रा होंठ भी बहुत फटते हैं आजकल सर्दियों में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई टेरेस फार्मिंग कर रहा है तो उसको रहना पड़ेगा भाई, यहाँ पे खेत रखाने के लिए रहना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन तुम नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ इसमें, यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, यहाँ तुमको न्यूक्लिएटेड मिलेगा। हाँ, तुम अगर जाओ नीचे न्यूक्लिएटेड मिलेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग रह सकते हैं। अब यहाँ पर क्यों उतने लोग नहीं रह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें सामान चढ़ाना पड़ेगा, नहीं चढ़ाना पड़ेगा, गैस सिलेंडर चूल्हा जो भी सामान, कुछ हॉस्पिटल वगैरह तो यहीं होंगे, तो नीचे जाना पड़ेगा, तो लोग वहीं रहेंगे ना जहाँ पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। तो फिर यहाँ क्यों रह रहे हैं? यहाँ क्यों रह रहे हैं मैंने बताया, क्योंकि वो टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर रहना पड़ेगा उनको खेत वेत खाने के लिए। तो वहाँ एक ही जगह में डिस्पर्स्ड भी हो सकता है और न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज हेमलेट टाइप। हेमलेट, हेमलेट का मतलब ये होता है कि ऐसे गांव में तुमने सुना होगा टोला, गांव में से टोले टाइप बने होते हैं। जैसे हेमलेटेड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर हेमलेट स्कैटर्ड ओवर अ वाइडर एरिया ऑफ एन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द मेन विलेज, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे ग्रुप बने होते हैं। ये जनरली जैसे जहाँ पर कास्ट डिस्टिंक्शन ज़्यादा होते हैं ना, यहाँ पे सारे ब्राह्मण रह रहे हैं, यहाँ सारे बनिया राजपूत, तो मतलब इस तरीके से थोड़ा सा रहता है। जब गाँव में डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हों तो इस तरीके का हो जाता है, डिफरेंट टोला टाइप बन जाते हैं, ठीक है। चलो, अरे ये तो फुरफुरी नगर है। अच्छा बेटा, फुरफुरी नगर है क्या? देखो मोटू पतलू यहीं दिख रहे होंगे कहीं तो। चलो भाई, तो अभी आते हैं टाइप ऑफ क्लास टाउन्स पे, ठीक है। कितने तरह के टाउन्स होते हैं, क्या क्या कैटेगरी होती हैं। तो यहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 और क्लास 6 आपको देखने को मिलती हैं। पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवीजन होता है, ठीक है। ओके। सराज बहुत नींद आ रही बेटा, तुमको रोज आती रिएक्शन, ठीक है। तुम पहले आराम से सो लो, तुम पहले सो लो, क्योंकि आज तो सब इंटरेस्ट में लग रहे हैं। अगर आज भी तुमको नींद आ रही है जब इतनी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, चलो भाई। तो क्लास 1 की अगर बात करेंगे तो बहुत बड़ी सिटी जो होती हैं 1 लाख से भी ऊपर, जैसे जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर। मिडिल टाउन होते हैं 50,000 से 1 लाख के बीच में। सारन, मतलब एग्जाम्पल तो बहुत ज़्यादा नहीं रटने, लेकिन क्लास ज़रूर याद करना। क्लास 1 है 1 लाख से ऊपर, क्लास 2 है 50,000 से 1 लाख, क्लास 3 है आपका 20,000 से लेकर 50,000, क्लास 4 है 10,000 से लेकर 20,000, क्लास 5 है 5,000 से लेकर 10,000 और क्लास 6 है आपका 5,000 से भी कम, ठीक है। तो सारे क्लासेस ध्यान रखना कि किस क्लास में कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग अर्बन एरियाज। तो जो सेंसस ऑफ इंडिया है एंड द मिनिस्ट्री महुआ है अपना, दिस सिस्टम हेल्प्स इन अर्बन प्लानिंग, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। बाकी तो हम पढ़ चुके हैं। आर लेक्चर इज डन फॉर टुडे। थैंक यू गाइज। हे गाइज, ये है रहा हिंदी में आपका, ठीक है। तो चलो, थैंक यू एवरीवन। और मतलब थैंक यू नहीं, अभी क्वेश्चन भी लगेंगे। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जिसको अगर बैच की रिकॉर्डिंग चाहिए हो, क्लास नोट्स चाहिए हो इंग्लिश और हिंदी में, क्विज चाहिए हो, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए हो, तो आप 4.0 बैच में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, टॉपिक वाइज क्विजेस, वीकली जीके क्विज, लाइव लेक्चर्स की जो रिकॉर्डिंग है एंड सारे जो नोट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो कैनवा में डिज़ाइन होते हैं। एंड इंग्लिश का भी है, और इंग्लिश का भी आप ले सकते हैं जिसमें PSP सर पढ़ाते हैं। इवनिंग में उनकी क्लास होती है, आई थिंक 5 PM पे स्टार्ट होती है। एंड ये कंप्यूटर का है, और अगर आपको इंग्लिश और जीके का दोनों चाहिए कंबाइंड, तो वो भी आप ले सकते हैं। परमार 4.0 को ओपन का यूज़ कर सकते हैं फॉर द 10% ऑफ। ओके, थैंक यू। नो 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 नो, थैंक यू नहीं भाई, अभी क्वेश्चन लगाने हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो अगर कुछ दिक्कत हो तो यहाँ चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एप्लीकेशन पे जाके आप लोग, ठीक है।
चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं सकते हैं सकते हैं सकते हैं सकते हैं करो क्वेश्चन। और क्वेश्चन सबको लगाने भाई, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन इस बार आए हैं, ठीक है, तभी टॉपिक मैंने पढ़ाया है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आए हैं अभी इसलिए, और ठीक ठाक नंबर में क्वेश्चन आए, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। नहीं पहले नहीं मैंने पढ़ाता था, तो अभी आ रहे हैं क्वेश्चन और ठीक ठाक नंबर में आ रहे हैं। लास्ट के टाइम पे मैंने कुछ दिन पहले ह्यूमन ज्योग्राफी पर लेक्चर डाला था, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन, मतलब काफ़ी लोगों का प्रीलिम सिर्फ इसी वजह से क्लियर होगा, सिर्फ इसी वजह से क्लियर होगा कि मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी का लेक्चर डाल दिया था कुछ टाइम पहले। व्हाट इज़ आई एस इन सफ़र? आई एस इन सफ़र इज़ इनर अलाइनमेंट सीरीज़, जो कि सफ़र चैनल पे शुरू हो रही है, और इसमें यह है कि इनर अलाइनमेंट किया जाएगा आपका, ठीक है, ओके। तो आपका इनर अलाइनमेंट किया जाएगा, आपको अंदर से स्ट्रांग बनाया जाएगा, सो दैट कि जीवन में आने वाली परिस्थितियाँ ना सिर्फ अभी बल्कि बाद में भी के लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहें, ठीक है। हाँ, तो असर्शन और रीजन क्वेश्चन है, माइग्रेंट्स हु एंटर अ न्यू कंट्री और रीजन आर कॉल्ड एज इमिग्रेंट्स। जो किसी नई कंट्री में जाते हैं दैट आर कॉल्ड इमिग्रेंट। इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव द कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। इमिग्रेंट वो होते हैं जो अपने देश को छोड़ते हैं कहीं और सेटल होने के लिए, ओके ओके ओके। सो दोनों सही हैं और सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि माइग्रेंट्स हु एंटर न्यू कंट्री और इमिग्रेंट। क्यों? क्योंकि जो इमिग्रेंट होते हैं वो अपने कंट्री छोड़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, माइग्रेशन कैन बी ड्रिवन बाय नेगेटिव एंड पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस। पुश फैक्टर्स मेक इंडिविजुअल माइग्रेट अवे फ्रॉम रीजन, वेयर एज पुल फैक्टर ड्रॉ इंडिविजुअल्स टू अ रीजन। हिंदी में ये रहा अभी कथन और कारण। तो माइग्रेशन कैन बी ड्रिवन बाय नेगेटिव एंड पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस, यस। नेगेटिव मतलब ये है कि कोई पुश फैक्टर्स हैं जो आपको होम कंट्री या होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट से आपको पुश करने में वो कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, आपको पता है जो गर्ल्स माइग्रेट करती हैं, जो लड़कियां माइग्रेट करती हैं, वुमेन माइग्रेट करती हैं, उनका प्रमुख कारण क्या होता है माइग्रेट करने का? कैन यू टेल मी द रीजन यू गाइस, बता जल्दी से। जो गर्ल्स माइग्रेट करती हैं उनका मेन रीज़न क्या होता है? पुश फैक्टर्स मेक इंडिविजुअल्स माइग्रेट अवे फ्रॉम अ रीजन, वेयर एज पुल फैक्टर ड्रॉ इंडिविजुअल्स टू अ रीजन। यस, ये हो गया पुश फैक्टर, ये हो गया पुल फैक्टर्स। सो सी, चलो यस, हिमाद्री बिल्कुल सही है। मैरिज, शादी, यस, शादी इज़ द मेन रीज़न। मैरिज इज़ द मेन रीज़न फॉर द, कुछ टाइम बाद बेटा देखना लड़कों का मेन रीज़न बन जाएगा शादी, घर जमाई वाला कॉन्सेप्ट प्रचलन में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस दी पॉपुलेशन ग्रोथ फेज इन इंडिया विद इट्स की कैरेक्टरिस्टिक। 1901 से 21, नो नो नो, डिक्लाइन, ठीक है। रैपिड पॉपुलेशन एक्सप्लोशन नहीं भाई, यहाँ पर पॉपुलेशन स्टेबलाइज थी, मतलब स्टेबलाइज क्या, लो बर्थ रेट, लो सॉरी हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट था, यहाँ पर हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट। नो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 1951 से 81 में हुआ था। पहले पॉपुलेशन स्टेबल थी, फिर यहाँ पर पॉपुलेशन स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, स्टेडी ग्रोथ हुई पॉपुलेशन में, यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, यहाँ पर स्टेबिलिटी आने लगी भी पॉपुलेशन में। क्यों? क्योंकि डेथ रेट तो लो है ही, बर्थ रेट थोड़ा थोड़ा लो आने लगा इसलिए। Which of the following factors contributes to the low child sex ratio in some economically developed northern states of India? निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के कुछ आर्थिक रूप से विकसित उत्तरी राज्यों में कम बाल लिंग अनुपात में योगदान करता है? द लो चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब यह है कि मेल ज़्यादा है फीमेल कम है, मेल ज़्यादा है फीमेल कम है, ये मतलब होता है। तो वो ये सारी चीज़ें हम सेंसस में पढ़ेंगे। इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी टू प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड, बिल्कुल, जैसे हरियाणा वगैरह में क्या, और भी जगह हम लोग करते हैं कि भैया जाते हैं हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जो कि पूरा अपराध है, ध्यान रखना, हाँ अपराध है, ठीक है। तो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बेटा होगा बेटी होगा, तो पहले सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस भी होते थे, ठीक है, पहले के टाइम पे होता था ये, ठीक है। तो अभी क्या, इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी जो हुई थी, सेक्स डिटर्मिनेशन पहले सेक्स डिटरमाइन होता था, उसकी वजह से हुआ कि अगर बेटी है तो वो अबॉर्शन टाइप करवा लिया, और ठीक है। हाई लेवल्स ऑफ फीमेल लिटरेसी एंड एम्पावरमेंट, हाई लेवल्स ऑफ फीमेल लिटरेसी और एम्पावरमेंट होगा
तो इससे तो फीमेल की पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, घटेगी थोड़ी ना। सिंपल। अभी मैंने बताया लो चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब है मेल ज़्यादा है फीमेल कम है, ठीक है। तो अगर आप फीमेल लिटरेसी पढ़ाओगे लिखाओगे तो ये सब फालतू की चीज़ें लोग करेंगे क्या? नहीं करेंगे। सोसाइटल प्रेफरेंस फॉर मेल चिल्ड्रन, यस, कि भाई लड़का चाहिए। स्ट्रेंथन एनफोर्समेंट ऑफ जेंडर इक्वल पॉलिसीज, और कई जगह तो लड़कियां अगर हैं भी तो वो अनवांटेड चाइल्ड टाइप हैं, वो समझ रहे हो, अनवांटेड जो भी मैंने बताया था कि वो इसलिए हो गई क्योंकि उनको लड़का चाहिए था घर वालों का, तो लड़की हुई, अरे लड़की, फिर चलो अगला ट्राई देते हैं, मतलब फिर हो गई लड़की, चलो वंस मोर। तो इस तरीके से जो है काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ जाती है लड़कियों की। तो दिखने में तो लगता है कि हाँ ठीक है, इतनी भी कम नहीं, लेकिन जो है भी वो किस लिए है वो आपको समझ में आना चाहिए। स्ट्रेंथन द इन्फोर्समेंट ऑफ जेंडर इक्वल पॉलिसीज़, भाई जेंडर इक्वल पॉलिसीज़ लाओगे, जेंडर इक्वल पॉलिसीज़, तो थोड़ी ना फीमेल की पॉपुलेशन कम हो रही है, तो बराबर ही होगी ना फिर तो, ठीक है। तो 1 and 3, ओके, ऑप्शन नंबर सी। हमारे यहाँ क्या हुआ, काफ़ी लोग होते हैं ना, तो उन्होंने गए पंडित जी के पास, पंडित जी ने बोल दिया इस बार तो लड़का ही होगा, पहली लड़की हो गई थी, इस बार तो लड़का ही होगा, ठीक है। और उनके फिर से लड़की हुई, तो वो जो है थोड़ा डिस्प्रेशन में चले गया। और पता है कारण एक और भी होता है जो मैंने ऑब्जर्व किया, गांव वाले भी कम नहीं होते हैं। जब लड़की होती है ना तो ऐसे लड़की हुई है क्या, चलो ठीक है कोई नहीं, ठीक है लड़की भी, बाकी वही है कि पैसा वैसा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब मान लो शादी वादी है लड़की की करवानी, अभी से पैदा हुई नहीं, शादी इनकी पहले करवा देंगे ये हैं। अबे तुम्हारा जो लड़का है वो कौन सा झंडे गाड़ रहा है ये देख लो पहले, जो लड़का भी है वो कौन सा झंडे गाड़ रहा है ना, बस ऐसे बना के रखा दिमाग में, अच्छा लड़की हो गई तो आदमी सामने वाला भले खुश है, उसके लड़की हो, इसके यहाँ लड़की है, इसके यहाँ लक्ष्मी आई है ना, लेकिन ये इधर उधर के, अच्छा लड़की हुई है क्या, हाँ, शायद से पूछ लेना चाहिए, अबे तुम्हारा जो लड़का है उसने कौन से झंडे गाड़ दिए, नहीं तुम बताओ यार। Which of the following is or are true regarding the India's rural and urban population trends from 1901 to 2011? 1901 से लेकर 2011 में जो हुआ बताइए। डेजर्ट कैसे बनती है, डेजर्ट जो है हम जाते हैं और पानी सोख लेते हैं वहाँ का पूरा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इतनी बार बता चुके हैं, पूरी ज्योग्राफी खत्म हो गया, तुम बोल रहे हो कि डेजर्ट कैसे बनता है। क्यों सचिन, ज्योग्राफी आज ख़त्म हो रही है और तुम पूछ रहे हो डेजर्ट कैसे बनते हैं, या तो कुछ ऐसा चल रहा हो। आप भी एक लड़का हैं सर जी, अरे हाँ तो हैं, तो ऐसे लड़कियां भी झंडे गाड़ रही, लड़के भी झंडे गाड़ रहे हैं, लड़कियां भी कुछ होती हैं नहीं कुछ करती हैं, लड़के भी होते हैं कुछ नहीं करते हैं, जेंडर स्पेसिफिक थोड़ी ना होता है कुछ। और रही बात कि भाई नहीं लड़के तो हैं तो थोड़ा ज़्यादा बलशाली होते हैं, थोड़ा, अरे बलशाली होते हैं लड़कियों में, वो जो क्या बोलते हैं उसको, सिक्स सेंस, वो अच्छा होता है, वो आपकी उनमें एम्पैथी ज़्यादा होती है, आपकी भावनाओं को ज़्यादा जल्दी समझती हैं एम्पैथ। तो अगर कुछ चीज़ है स्पेसिफिक टू मेल तो ऐसा स्पेसिफिक टू फीमेल है, सिंपल सी बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो भाई फीमेल ही नहीं रहेंगी तो पॉपुलेशन कहाँ से कुछ हो ही नहीं पाएगा फिर तो, ठीक है। तो खैर, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे 1901 से 11, द रूरल पॉपुलेशन हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन एब्सोल्यूट नंबर्स, ओके, ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ी है। और दूसरा है द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन हैज स्टेडली डिक्लाइंड एंड अर्बन पॉपुलेशन फर्स्ट एक्सीडेड 100 मिलियन इन 1981। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एसएससी ने जो माना है वो ऑप्शन नंबर बी माना है, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। क्यों गलत है, इसलिए गलत है बिकॉज 1981 नहीं 1971 में ये हुआ था जब इंडिया की पॉपुलेशन सबसे पहले 100 मिलियन को एक्सीड करी थी, लेकिन एसएससी ने ये माना है। अब मुझे पता नहीं रिप्रेजेंटेशन लग के क्या हुआ इसमें, लगाया था भी किसी ने कि नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ पर 19, तो हमें क्या करना है सर, अभी के लिए आप बी मानो ऑल ऑफ दी अबव, लेकिन सही में 1971 में ही हुआ था, ठीक है, पहली बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई सर्टेन रीजन्स एग्जिबिट हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, तो क्यों कहीं पर जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा होता है, ये आपसे पूछ रहा है।
क्यों जनसंख्या घनत्व कहीं पे ज़्यादा होता है। ये इंग्लिश में रहा। अरे भाई यार इसको समझा तुम लोग यार, HK को, सर नेशनल पार्क टॉपिक्स, नहीं फिर फालतू में अभी हम कुछ बोल देंगे अभी तो तुम लोग ये कहोगे लो सर सुबह सुबह हिंसा पे उतार हो गए। सर जी मेरी माँ भी सुन रही है आपकी बातें, कह रही हैं क्या बातें कर रहे हैं, मतलब तारीफ़ कर रही हैं मम्मी या फिर बुराई कर रही हैं, मतलब वैसे कर रही हैं कि क्या बातें कर रहे हैं सर, तुम पढ़ रहे हो यार या बतौलेबाजी चल रही है यहाँ पे, ज्ञान दे रहे हैं। तो अगर मम्मी तारीफ़ कर रही हैं तो मम्मी को चरण स्पर्श बोलना, और बुराई भी कर रही हैं तो भी चरण स्पर्श बोलना, लेकिन बता देना मम्मी को कभी कभी सर इधर उधर चले जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई सर्टेन रीजन्स एग्जिबिट हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। तो क्यों है पॉपुलेशन डेंसिटी कहीं हाई, जैसे कि दिल्ली में क्यों है, बिहार में क्यों है, मैंने बताया ना। तो रीजन्स ऑफरिंग फर्टाइल लैंड, फेवरेबल क्लाइमेट, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, रोबस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आर मोर लाइकली टू हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज, ठीक है। तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इस वजह से है क्योंकि वहाँ पर अच्छी लैंड है, फर्टाइल लैंड है, तो उपजाऊ भूमि है, तो एग्रीकल्चर आसानी से हो सकता है, क्लाइमेट अच्छा है तो रहने योग्य कंडीशन है, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वो हमने देखा छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू हो गया आपका। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इन कारणों से ज़्यादा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बर्थ रेट मेजर्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल एनुअली, यस। पुल फैक्टर्स इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज दैट अट्रैक्ट पीपल टू न्यू रीजन्स, डेथ रेट इज ऑलवेज हायर दैन द बर्थ रेट, ऐसा कहीं कोई थोड़ा शास्त्रों में थोड़ी ना लिखा हुआ है कि नहीं डेथ रेट तो हमेशा ही बढ़ा होगा। क्यों बढ़ा होगा हमेशा, पहले स्टेज में देखा तो दोनों बराबर थे, फिर डेथ रेट डिक्लाइन हुआ था भयंकर, बर्थ रेट ऊपर था, इवन स्टेज 3 में भी बर्थ रेट ऊपर था, डेथ रेट नीचे था कि नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर जो है ये दोनों एक हो गए थे, है ना। तो पुश फैक्टर्स कैन इंक्लूड सिविल अनरेस्ट एंड लैक ऑफ जॉब, 1 to 4 ऑप्शन नंबर सी। 28 व्हाट शेप डज अ पॉपुलेशन पिरामिड टेक फॉर अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है बताओ। ट्रायंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर तो भाई जैसे यूएसए वगैरह का था स्टेबल पॉपुलेशन है, इन्वर्टेड ट्रायंगल जहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, सर्कुलर कोई होता ही नहीं है, नहीं ये तो होता ही नहीं है, ठीक है। 29 if an age pyramid has a wide base and is tapering rapidly upwards, what does it indicate। यदि आयु पिरामिड का आधार चौड़ा है तथा वह तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, अच्छा रैपिडली, ओके। टेपरिंग, टेपरिंग का मतलब वही है ऊपर जाके पतला हो रहा है। व्हाट डज इट इंडिकेट, इट इंडिकेट प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन। स्टेशनरी तो उसमें था ना, बेल वाले में, घंटा वाले में, रेक्टेंगुलर, ठीक है। नॉन स्टेशनरी नहीं, तो स्टेशनरी वो था आपका रेक्टेंगुलर वाला, प्रोग्रेसिव होगा आपका इसका, ठीक है। चलो 30 पे आते हैं। व्हाट इज़ द, अब देखो सर ये किसका क्वेश्चन है, CRRB में क्वेश्चन पूछा गया, ये स्टेनो में क्वेश्चन पूछा गया, इसी बार का क्वेश्चन है। तो सर जो नया पैटर्न है उसके क्वेश्चन हैं सारे सारे नए पैटर्न क्वेश्चन है स्टेनो वगैरह के। सीजल वगैरह तो रख नहीं सकते डायरेक्ट, इस वजह से नहीं है यहाँ पे, नहीं तो वो भी आपको पता चलता। सूरज किराडो, रोड मैप तो क्या ही है भाई, टाइम ले लो या तो थोड़ा सा अभी, क्या मैं बोलूँ, रोड मैप रिवीजन तो आपने करना होगा, पहले से आपको बता रखा था कि भाई आपको एक साथ साथ रिवीजन करना है आपको, और साथ साथ रिवीजन करते करते एक वीकली रिवीजन देना है और एक मंथली रिवीजन देना है, ठीक है। तो शहरों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत क्या कहलाता है, व्हाट इज़ दी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, तो इसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन। एंड दिस इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, करिए ज़रा कोशिश करिए, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती ऐसा सुना था, लेकिन आज देखते हैं होती कि नहीं होती। ये हिंदी में पॉज करिए, इसको करें। चार स्टेटमेंट्स हैं भाई, चारों को ध्यान से पढ़िए और आराम से करिए। करें। The age-6 pyramid of India shows a tapering base and a bulge in the middle age groups, indicating a shift towards a lower birth rate and a growing working age population। बोल सकता हूँ शिफ्ट टुवर्ड लोअर बर्थ रेट, क्योंकि बच्चे अब कम हैं,
बीच में बल्जिंग ज़्यादा है, तभी तो अभी हम बोल रहे हैं कि वर्किंग पॉपुलेशन अभी ज़्यादा है, वो सिर्फ 2055 तक 30 साल तक रहेगी। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उतने ज़्यादा बच्चे होंगे नहीं है। जब बच्चे बड़े होंगे, आज जो 2-3 साल के हैं, वे बड़े होंगे, वर्किंग ग्रुप में आएंगे तो ये उतने नहीं होंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा नंबर में नहीं होंगे। जितना आज फूला हुआ हमारा पेट है, यानी ये जो बल्ज है सेंटर में, उतना ये नीचे नहीं है भाई, ठीक है। तो इसी वजह से वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होगी और हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी एक टाइम पे जाके, जैसे कि आज चाइना की हो गई है। सही है, ठीक है। द डिपेंडेंसी रेशियो in India as per 2011 census suggests that a larger proportion of population falls in the working age group compared to the dependent population. Yes, it is true. तो 1-2 अगर होगा तो खत्म हो गया क्वेश्चन ही, 3 अपने आप गलत होगा, 4 अपने आप सही होगा। The proportion of females surpasses males consistently across all the age groups after 45 years of age. हाँ, फीमेल्स की जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो मेल से ज़्यादा ही है, 45 से ऊपर हर एज ग्रुप में, ऐसा नहीं है कहीं भी कम हुआ, अपने आप स्टेटमेंट गलत हो गया, देख रहे हैं आप, ठीक है। India's elderly population, that is 60+ in 2011, was still below the global average, indicating limited aging burden as compared to the developed nation. Yes, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 पे आते हैं। Which of the following factors most influences the uneven distribution of population in India? निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है? असमान वितरण है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी नो, नेशनल इनकम नो, ट्रेड पॉलिसी, सॉइल फर्टिलिटी, कहीं पे सॉइल फर्टाइल है कहीं नहीं है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ इंडिया का ले लें तो बुंदेलखंड रीजन में सेमी क्लस्टर्ड क्यों है वहाँ पर रूरल सेटलमेंट? क्योंकि वहाँ पर उतनी लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है। तो हार्श क्लाइमेट तो है ही, लेकिन फर्टाइल लैंड भी उतनी वहाँ पर नहीं है, प्लेटू रीजन है वो। एच द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जनसंख्या वितरण के सीधे प्रभावों को सीधे प्रभावित नहीं करता है? टोपोग्राफी करती, अगेन बुंदेलखंड ले लो, अगेन तुम अरुणाचल ले लो, नॉर्थ ईस्ट ले लो। क्यों? वहाँ पर अरुणाचल में सिर्फ 17 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, अरुणाचल में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। वहीं बिहार में 1106, दिल्ली में 11,320 लोग रहते हैं, ठीक है। मतलब जितने जगह में दिल्ली में 11,300 लोग रहते हैं, 11,320, उतने अरुणाचल में 20 भी नहीं रहते हैं, 17 लोग रहते हैं। समझ रहे हैं आप? कहाँ 11,320 और कहाँ 17? क्यों? क्योंकि टोपोग्राफी ने है ना, टोपोग्राफी है तो कौन सा फैक्टर नहीं है वो पूछ रहा है। टोपोग्राफी है, सॉइल फर्टिलिटी है, क्लाइमेट भी है, लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? कितने लोग रह रहे हैं कितने एरिया में, सो पर यूनिट एरिया। ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये बता सकते हैं 10 मिलियन से अगर पॉपुलेशन एक्सीड कर रही है तो ये सबसे आखिरी वाला हमने पढ़ा था, दैट वाज मेगा टाउन मतलब मेगा सिटी। मेगा सिटी तो था, क्यों कहाँ गया भाई, कहाँ गया भाई? मेगा सिटी जो 10 मिलियन से एक्सीड कर रहा है, मेट्रोपॉलिटन क्या जो 1 मिलियन से 10 मिलियन के बीच में, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी 38 यार कर सकते हैं आप, ठीक है। स्टडी वाला 1921 से 51 होगा। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये वर्कर वाला भी पढ़ाया नहीं, सेंसस से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर भारत में सेंसस के हिसाब से मार्जिनल वर्कर वो होता है जिसको 183 दिन यानी 6 महीने से कम काम मिला हुआ हो, ठीक है। और ये होते हैं मेन वर्कर। वर्किंग एज पॉपुलेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक अनएम्प्लॉयड होता है, बेरोजगार, जो वर्क कर रहे हैं वो तो मार्जिनल होंगे या मेन होंगे। मार्जिनल मतलब ये है कि 6 महीने उससे कम, मेन है 6 महीने से ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन कर लें, क्या बोलते हैं यूपीएससी वाले? क्यों यूपीएससी वाले कुछ कर लेते हैं। Which among the following classes of towns in India holds the highest percentage of urban population as per the census 2011? 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, क्लास 2, क्लास 2, ये वाला मीडियम टाउन वाला, ठीक है। अर्बन यहाँ पे ज़्यादा है, 50,000 से जो 1 लाख के बीच में, ठीक है। पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनली लेसर इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज द पॉपुलेशन इन हायर एज ग्रुप हैज़ इंक्रीज्ड। बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भले CAPF का क्वेश्चन है यूपीएससी का, लेकिन आसान बहुत है वो। पहला स्टेटमेंट अगर ध्यान से पढ़ो, जनसंख्या का वृद्धि होना ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वृद्ध जनसंख्या कम हो जाती है। अरे भैया जनसंख्या वृद्ध हो रही है, तो अभी तुम बोल रहे हो कि
जनसंख्या वृद्ध हो रही है, अब बोल रहे जनसंख्या, जो वृद्ध लोगों की जनसंख्या वो कम हो जाएगी, ऐसा नहीं ना। पॉपुलेशन अगर एज कर रही है तो मतलब ये कि बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे, बूढ़े लोग ज़्यादा अब होंगे। और ये ठीक है, तो ये पहला गलत, दूसरा सही हो जाएगा। जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं जैसे जापान वगैरह में, फिर क्या होता है, हायर एज ग्रुप है वो बढ़ने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा 2 ओनली। ठीक है, चलो। ब्रॉडली बोथ बर्थ एंड डेथ रेट आर लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे, तो ये था क्या, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपैंडिंग, लेट एक्सपैंडिंग एंड लो स्टेशनरी। ठीक है, जहां पे दोनों लो थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवास को प्रोत्साहित करने वाला है। द नेचुरल डिजास्टर, हाई वेज, हाउसिंग शॉर्टेज या फिर लो इनकम इज अ पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन। पुल फैक्टर कौन सा, डिजास्टर इज अ पुश फैक्टर। ठीक है, हाई वेज इज अ पुल फैक्टर, हाउसिंग शॉर्टेज इज अ पुश फैक्टर, लो इनकम इज अ पुश फैक्टर। सेंसस 2011 अभी सेंसस नहीं किया है। ओके, मीना वांट्स टू शो डायग्रामेटिकली। ठीक है, मीना जो जी हैं वो डायग्रामेटिकली शो करना चाहती है। ये मीना रीना करके बड़ा पूछता है सीडीएस में। मीना इधर इधर गई हैं तो बताओ कहाँ गई हैं वो। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, बता देंगे आप लोग क्या हो रहा है। तो मीना wants to show diagrammatically how two sets of data, namely population size and number of services, are related to each other. ठीक है, तो वो दिखाना चाहती हैं किस तरीके से दोनों रिलेटेड हैं आपस में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल रिप्रेजेंटेशन, इट वुड बी स्कैटर ग्राफ। ठीक है, अभी ग्राफ वगैरह ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। ओके, ये करिए जरा। बस 3-4 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, सो इफ़ यू वर टू ब्राउज browse a table of recent period showing life expectancy at birth for all category of rural, urban and male female divisions for all states of India, you are not likely to observe the, क्या आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे। अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन द रूरल वन, ये हम ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि अर्बन में बेटर फैसिलिटीज़ हैं सर। ठीक है, बेटर फैसिलिटीज़ हैं, ये तो ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि वहाँ पर बेटर मेडिकल कंडीशंस हैं। मेल फीमेल एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन द फीमेल, मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर, यू आर नॉट लाइकली टू ऑब्जर्व। पहला वाला तो ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब पहला वाला तो ऑब्जर्व करेंगे, सॉरी, तो ये नहीं होगा। मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर, बिल्कुल मेल वाला ज़्यादा आपको ऑब्जर्व दिखेगा। एक सेकेंड रुको, अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर, ये तो दिखेगा। मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन द फीमेल वन। रूरल अर्बन में फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ रूरल मेल फीमेल डिविजन्स ऑफ ऑल स्टेट, नहीं सारे स्टेट में तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 2 ओनली। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। इंडिया स्टिल अ यंग कंट्री एज द मीडियन एज ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज। तो भारत अभी भी एक युवा देश है। इसकी मीडियन एज कितनी है, 25 साल से कम, 25 से 30, 30 से 35 या फिर 35 से 40। तो 25 से 30 के बीच में भारत की मीडियन एज। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी का मतलब होता है कि बच्चे जो जन्म के समय जिनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, मैटरनल मॉर्टेलिटी बोलते हैं जिन माताओं की डेथ हो जाती है बच्चों को जन्म देते हुए। इन्फेंट की जिन बच्चों की डेथ हो जाती है। तो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ इंडिया। तो इन्फेंट USA डेवलप्ड कंट्री, यार चाइना भी डेवलप्ड ही है। वो बात अलग है कि हमारे न्यूज़ चैनल वाले चाइना से कंपेयर करते रहते हैं कभी कभी। ठीक है, वैसे तो ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि पाकिस्तान से फुर्सत नहीं मिलती कंपेयर करने में, लेकिन चाइना से हम कंपेयर कर भी नहीं सकते हैं खुद को। चाइना बहुत आगे है, ठीक है, डेवलप्ड है ना। तो हमारे जैसा कौन है, श्रीलंका है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज और आर डिस्प्लेड इन पॉपुलेशन एज पिरामिड में क्या क्या दिखाया जाता है। एज ग्रुप और सेक्स इंडिकेटर दोनों होते हैं ना, याद करो। एज ग्रुप इधर थी और मेल फीमेल इस तरीके से था ना, इधर मेल इधर फीमेल इस तरीके से। तो दोनों चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी। इंडिया द पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू। तो भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि कौन से है, तो ये हो जाएगी आपकी 21 से 51। दिस इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड दिस इज काइंड ऑफ, इसके आगे तो स्टेबल पॉपुलेशन है। दिस इज स्टेबल, एक्सप्लोजन, स्टेडी एंड स्टेशनरी टाइप था यहाँ पे तो। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट इन द वर्ल्ड टू रीच अ पॉपुलेशन ऑफ साइज ऑफ 1 मिलियन। तो पहला कौन सा था, आप बोल सकते हैं सेटलमेंट जिसने 1 मिलियन, जिसको मिलियन प्लस सिटी बोलते हैं, तो 10 लाख से ज़्यादा। दिस वॉज
लंडन, ऑप्शन नंबर ए। इन अ डिस्कशन एम फ्रॉम अरुणाचल, जे फ्रॉम असम एंड from Meghalaya, S from Nagaland are claiming that as per census their state has maximum density of population। अभी population density किया नहीं तो आप इसको skip कर सकते हो, अभी पढ़ा नहीं हमने census। ये कर सकते हो, उसका आज के लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बता सकते हो आप। क्यों? अगर कोई 4 लोग हैं जो डिफरेंट स्टेट जा रहे हैं तो तुम किसको बोलोगे कि ब्लेजर्ड से बच के रहे, जो कहाँ जा रहा है? ब्लेजर्ड मतलब होता है बर्फीले तूफान, हिम झंझावा, जो हिम तुमको झंझना देगी एकदम। तो हिम बर्फ़ कहाँ पड़ेगी? असम में, त्रिपुरा में, उड़ीसा में, अरुणाचल में। याद करो, इसका क्वेश्चन बताओ जल्दी से, इसका क्वेश्चन चाहिए मुझे अभी के अभी चाहिए, नहीं आज छुट्टी नहीं होगी, बस जल्दी से। तो क्या होगा? DFC, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, फुल बारिश, ठीक है। तो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट होता है यहाँ पे। बस एक क्वेश्चन और करो, फिर घर जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया? सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है जिसके से महिला जो हैं उनका प्रवसन चलता है? तो रीज़न है उनका शादी, ठीक है, विवाह, मैरिज। बीड़ी बीड़ी इज अ लार्ज, ये अभी छोड़ दो, बीड़ी बीड़ी। ये भी सेंसस में याद दिलाया मुझे, ठीक है, ये चीज़ सेंसस में ही करते हैं हम लोग। नेचुरल पॉपुलेशन चेंज बताओ, आखिरी क्वेश्चन है हमारा। नेचुरल पॉपुलेशन चेंज, नेचुरल तरीके से पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है। नेचुरल का मतलब ये होता है जहाँ पे माइग्रेशन का कोई लेना देना नहीं, नेचुरल तरीके से पॉपुलेशन बढ़ या घट रही है, यानी कि डेथ और बर्थ रेट के बीच में डिफरेंस। सब्ट्रैक्टिंग द डेथ रेट ऑन द बर्थ रेट, डिवाइडिंग नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, एडिंग नहीं होगा, सब्ट्रैक्टिंग होगा। कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग, ठीक है, जन्म ले रहे हैं, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, नेचुरल है। अब माइग्रेशन को डाल दोगे तो वो नेचुरल नहीं रह जाएगा। बस एक आखिरी क्वेश्चन और कर लो, इसके बाद तो तुमको छुट्टी, घर छोड़ के आएंगे तुमको, ठीक है। चलो, सो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन बाय द नेट कल्टिवेबल एरिया। वही था, अरेबल लैंड से डिवाइड किया था। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में एग्रीकल्चरल डेंसिटी कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन बाय द नेट कल्टिवेबल एरिया, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन बाय द टोटल एरिया। तो आपको क्या लगता है कौन सा सही है? पहला वाला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यही हमने देखा था कि एरेबल लैंड से डिवाइड कर देना पॉपुलेशन को, आपके सामने वो निकल के आ जाएगा। आ जाए कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो सही है, तीसरा भी सही है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी हमने पढ़ा है, बाई डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन बाई द टोटल एरिया, तो ये भी सही है। और ये भी सही है, एग्रीकल्चर डेंसिटी का मतलब है एग्रीकल्चर में कितने लोग, कितनी पॉपुलेशन जुड़ी हुई है और टोटल कल्टिवेबल एरिया है कितना। इसमें क्या है? टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। फिजियोलॉजिकल में क्या है? टोटल पॉपुलेशन अपॉन एरेबल एरिया। यहाँ पर है एरेबल में जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो, और अपॉन एरेबल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी। अब ना करवा पाऊंगा, खत्म भी हो गया देखो वैसे तो, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। क्वेश्चन भी हमने कर लिए, कुछ ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके एप्लीकेशन में, आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है, ठीक है। कॉपी कल चेक होंगी, और जिसको बैच लेना है तो वो ले सकता है, बढ़िया 4.0 बैच, ठीक है। परमार अकेडमी ऐप या वेबसाइट से, एंड अवेल कर सकते हैं सारी चीज़ें। ये इंग्लिश का है और दोनों लेना है तो परमार 4.0 का आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद। एक्स सिटी वाई सिटी जो होता है वो टीयर 1 टीयर 2 बोलते हैं। वो गवर्नमेंट सैलरी जो होती है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया था। एक्स सिटी जो है वो होती है जहाँ 50 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। वाई सिटी होती है जहाँ 5 लाख से 50 लाख होती है। जैसे 50 लाख से ज़्यादा एक्स सिटी बात करें, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। वाई सिटी में लखनऊ, आगरा, ये सब आ जाती हैं। तो इट डिपेंड्स। और जेड सिटी होती है जहाँ 5 लाख से भी नीचे। समझ रहे हैं? समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, अब लिख देता हूँ। एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। एक्स सिटी वो होती है 50 लाख से ज़्यादा जनसंख्या। वाई सिटी होती है जहाँ 5 लाख से
50 लाख के बीच में, और यहाँ पे बिलो 5 लाख। ओके, कल क्या, कल जो है पॉलिटी स्टार्ट होगी, तो मस्त नहा धो के आइएगा। कल अगर कोई क्लास में नहा के ना आया, मतलब मेरे सिवा, ठीक है, उठा के क्लास से बाहर फेंक दूंगा, ध्यान रखना। बिल्कुल मस्त नहा धो के कल पॉलिटी पढ़ना है। थैंक यू सर फॉर फ्री यूट्यूब क्लासेस ऑलवेज। थैंक यू सूरज। कहाँ ही सब हर कोई रिकॉग्नाइज़ करता है, कहाँ ही ऐसा कोई लिखता है जैसे तुमने लिखा है। फ्री में बैच की क्लासेस चलती हैं यहाँ पे, कहीं चलती हैं बताओ, लेकिन ना। ठंड लगती है, अच्छा। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें? करंट अफेयर्स पढ़ा तो रहे हैं, अभी पढ़ाया तो था अक्टूबर का। अच्छा बेटा, तुम्हारा यूज़र नेम भी बहुत अच्छा है, तुम हमारी शादी करवाओगे। सर ये तो नाइंसाफ़ी है, क्यों? ह्यूमन जोग्राफी का पीडीएफ भी भेजते हैं अभी तुरंत। परमार एसएससी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। अरे भगवान, नहाना पड़ेगा अब जाके। चलो तो थैंक यू भाई सभी को। आर यू राजीव गुप्ता सर? नहीं पूजा जी, ना तो मैं राजीव हूँ ना ही मैं गुप्ता हूँ। आपने बहुत ही गलत गेस मारा है, ठीक है। तो ये बैच है मतलब अच्छा 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 अच्छा। सर आप बॉयज़ को टारगेट करते हैं, टारगेट करते हैं, बुरा लगा ना? लगना चाहिए, और बुरा लगना चाहिए। और क्या, बिना नहाए आलू के पराठे खा लिए? ज़रूरत थोड़ी ना होता है उसके लिए, ऐसा कहीं लिखा है क्या कि नहीं आलू के पराठे खाने के लिए नहाना पड़ेगा? चलो भाई, इतना नहीं हो पाएगा भाई। मम्मी ने कल क्या है, मम्मी ने बनाया हलवा, ठीक है, आटे वाला। तो जो है मम्मी को हमने बोला, मम्मी देखो अब आ चुकी है सर्दी, अब चाहिए मेरे को पराठे। पराठे खाए बिना मेरी आत्मा को तृप्ति मिलती नहीं है। आलू का बनाओ, गोभी का बनाओ, धनिया का बनाओ, धनिया बनाओ, मेथी का बनाओ, पालक का बनाओ, सत्तू का बनाओ, लेकिन बने पराठा ही। कभी कभी हो गया पोहे वगैरह, ठीक है, नहीं तो दिल को, सॉरी, आत्मा को तुमने ऑब्जर्व किया होगा, तुम नहीं ऑब्जर्व किया? जैसे पराठा खा लो, अब ऐसा लगता है हाँ अब हुई है दिन की शुरुआत थोड़ी ठीक ठाक। अब जो है आत्मा को संतुष्टि मिली है, नहीं तो आत्मा भटकती रहती इधर उधर। कैसे? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको इधर पे, मेरी आत्मा जो है भटकती रहेगी इधर उधर कि ये खा लूँ वो खा लूँ। अभी क्या है, पराठे दे दिए दबा के एकदम, बस। अब जो है हल्का फुल्का भी खाना होगा, चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, करना तो पड़ेगा, ना करें जनाब, ना करें तो नहीं हो, करना तो पड़ेगा। चलो भाई, तो थैंक यू। और अच्छा, राजीव तलवार कौन है भाई? ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल यार, पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल यार लेकिन नहा लेना, ठीक है। मैं भी नहा लूँगा, ओके। चलो ठीक है, देखते हैं कल कौन कौन